अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप सब गूगल्स लाइसीम का सीएसएस गाइडेंस सेशन जो है वो अटेंड कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं वो इंजीनियर आयशा रामी हैं, जिन्होंने सीएसएस 2024 में 179th पोजीशन हासिल की और इनकी ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर एलोकेशन हुई। तो आयशा के साथ आज का सेशन रखने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप लोग खुद एक रिसेंटली सिलेक्टेड सीएसपी से पूछ लें कि क्या उनकी सिलेक्शन जो है वो मेरिट पर हुई या नहीं हुई, क्योंकि अभी भी मुझे शाम से जो है ना वो काफ़ी लोगों ने पूछा कि यहाँ पे तो सिफारिश चलती है, यहाँ पे पैसे चलते हैं, मेरिट है नहीं है पाकिस्तान में वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमारे माइंड्स में होती हैं। तो मैंने कहा चलें आपके साथ जो है वो एक सेशन रखवाया जाए ताकि आपके इन तमाम सवालों के जो जवाब है ना वो आपको मिल जाए और आप लोग फिर डिसाइड करें कि आप लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आयशा, आपने टाइम दिया और एक दफ़ा ही आपको कहा और आपने जो है वो हमें अपना कीमती टाइम जो है वो दिया। थैंक यू सो मच। Okay, sir. Am I audible? जी, आप ऑडिबल हो। Okay. तो आयशा, Yes, sir. इन्हें मैं थोड़ा सा पहले सीएसएस का बताता चलूँ, एक दो जी जी। मिनट मुझे यस सर, दीजिएगा तो ज़रूर। ताकि इन्हें बेसिक आइडिया हो जाए। जी जी, ज़रूर सर। डियर स्टूडेंट्स, 1857 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो उस जंग के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब ख़त्म हुई तो फिर इंडियन सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और वही इंडियन सिविल सर्विसेज जो था जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान सिविल सर्विसेज बन गया। ठीक है, और ये जो सीएसएस है ये बेसिकली उसी पाकिस्तान सिविल सर्विसेज के लिए ही एग्ज़ाम है। और ये जो जॉब्स होती हैं सीएसएस वाली, ये कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी जॉब होती है। ये डिपेंड करता है कि क्योंकि सीएसएस के अंदर तकरीबन 12 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो आपकी एलोकेशन किस ग्रुप में होती है, फिर उस ग्रुप के हिसाब से आपको जॉब मिलती है। आपको जो डेज़िग्नेशन मिलता है वो आपके ग्रुप के हिसाब से मिलता है, आपकी जो पोस्टिंग मिलती है वो आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। अब ये जितनी भी ग्रुप्स होते हैं, जितने भी ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं, वफाकी हुकूमत के होते हैं। ठीक है, और आप जो हैं वो एक फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। और सीएसएस का जो एग्ज़ाम होता है इसे मुकाबले का इम्तिहान भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका कंपटीशन होता है एग्ज़ामिनर के साथ भी। ना सिर्फ़ अपने साथियों के साथ आपका, अपने साथ वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, ना सिर्फ़ उनके साथ आपका कंपटीशन होता है, बल्कि आपका आपके एग्ज़ामिनर के साथ भी कंपटीशन होता है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इसे मुकाबले का इम्तिहान जो है वो कहा जाता है। और एफपीएससी जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सीएसएस के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है और तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो एलिजिबल हैं। और फीमेल्स के लिए अलहदा से स्पेशल सीट्स रखी जाती हैं, 10% कोटा ख़वातीन का अलहदा से। और फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और इसमें एलिजिबल कौन है जी? तमाम पाकिस्तान के सिटीज़न्स एलिजिबल हैं। कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। अभी आज डेट है 26 अक्टूबर 2025, तो 26 अक्टूबर 2025 तक जो एज लिमिट है वो यही है। कम से कम एज 21 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसकी एज लिमिट 32 साल, 32 ईयर्स। इसके अलावा जो स्पेशल पर्सन्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल पर्सन्स भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और पूरा पाकिस्तान जो एलिजिबल है, गिलगित बल्तिस्तान वाले भी एलिजिबल हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले भी एलिजिबल हैं और पूरा पाकिस्तान जो है एलिजिबल है। ठीक है जी, ये बेसिक चीज़ थी। तो आज के हम सेशन को जो है वो प्रॉपर्ली अब स्टार्ट करते हैं, मतलब अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आयशा, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि इन लोगों को पता चले आपके बारे में। जी सर।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकिंग यू सर वेरी मच। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अब अपनी नॉलेज से बाकियों को गाइड करूं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ आयशा रामे। आई वाज born and brought up in Faisalabad. I did my matriculation from convent school and my intermediate from Kipps College. And after my intermediate, I went to Narowal, UET campus Lahore, and that was present in Narowal. So I did my bachelor's in biomedical engineering from there. And after my bachelor's, I started preparing for the civil services examination. And this is my first attempt. So this is a very brief introduction of myself. And जी सर, आप बताएं सेशन कैसे करना है? इट इज़ जी, टाइप मैं ऑफ आपसे इंटरेक्टिव सेशन। क्वेश्चंस पूछूंगा और ओके फिर सर। उसी उसी तरह फिर हम सेशन को जो है ना वो लेकर चलते हैं। बाकी आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी हुई तो वो आप करते रहिएगा साथ साथ। ओके सर, थैंक यू। ओके। अब डियर स्टूडेंट, सीएसएस के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है ना वो होता है सीएसएस एमपीटी का, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है। ये 200 एमसीक्यूज़ का होता है और इसमें 66 मार्क्स आपने लेने होते हैं। एक एमसीक्यू का एक नंबर होता है और इसके मार्क्स जो हैं वो फाइनल एलोकेशन में काउंट नहीं होते। तो सीएसएस एमपीटी जो है ना उसको अभी रहने देते हैं हम। तो पहला स्टेप वैसे आपको बता दिया। जो दूसरा स्टेप होता है ना रिटन एग्जामिनेशन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिटन एग्जामिनेशन जो ये 1200 मार्क्स का होता है, 1200 मार्क्स का होता है। आपने 12 पेपर देने होते हैं 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के 12 पेपर देने होते हैं। तो 6 इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। तो आयशा, हम एक-एक करके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो आयशा, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश एसे की। जी सर। तो इंग्लिश एसे को आपने किस तरह तैयार किया? ओके सर। सर, इंग्लिश एसे को तैयार करने के ना मार्केट में बहुत ज़्यादा वेज हैं जो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किए थे। वो और तकरीबन तकरीबन इनमें से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिससे आप कंफ्यूज होते हो। आप ऐसे को एक बहुत ज़्यादा मैकेनिकल सब्जेक्ट बना देते हो। मुझे ऐसा लगता है ऐसे इज़ टोटली डिपेंड कि आप क्या सोचते हो उस टॉपिक के बारे में। तो जितना सिंपल और आसान आप लिखते हो, मुझे लगता है आपको उतना ज़्यादा आपके पासिंग जो है क्राइटेरिया, जो आप रेशो है परसेंटेज, उसमें आप फॉल करते हो। एग्जामिनर की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एफपीएससी की वेबसाइट पे एग्जामिनर की रिपोर्ट पड़ी हुई है। मुझे लगता है वो हर बच्चे को कंसल्ट करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग प्रेपरेशन ऑफ ऐसे। उसमें उसका एक एक वर्ड इट सेल्फ स्पीक्स अ लॉट। मतलब वो उसमें एक एक वर्ड पे आपको पता चलता है कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। इससे बड़ी मुझे लगता है कोई भी हेल्पिंग चीज़ नहीं हो सकती कि एग्जामिनर ने अपनी खुद बताई हुई है राय कि मुझे ऐसे कैसा चाहिए आपसे। तो और ऐसे में ये है कि इसको प्रिपेयर करने के इटसेल्फ बहुत वेज हैं। कुछ थीम वाइज लोग प्रिपेयर करते हैं, कुछ टॉपिक वाइज प्रिपेयर करते हैं। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं थीम और पास्ट पेपर्स को साथ लेके चलूँ। तो मेरा यही था तैयार करने का तरीका कि एक टॉपिक जो मैं डिसाइड कर रही हूँ उसमें मैं पिछले पास्ट पेपर्स को देखूं कि उसकी क्या क्या डोमेन्स पूछी जा चुकी हैं। जैसे इकोनॉमी टॉपिक है तो उसकी कौन सी ऐसी डोमेन्स हैं जो कि एग्जामिनर चाह रहा है, हमसे पूछ रहा है। तो उसको एक साइड अलग पे नोट सॉरी कर लें सारे। और फिर उस पर एक एक करके आउटलाइंस बनाएं। पहले उस पर मटेरियल पढ़ें और बाद में एक एक टॉपिक पे आउटलाइंस बनाएं। मुझे लगता है ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है जिसमें आप टारगेटेड पढ़ रहे हो। और आउटलाइंस बनाने के ये है कि कुछ लोग सेंटेंसेस में बनाते हैं, कुछ लोग फ्रेजेस में बनाते हैं, कुछ केस इन पॉइंट अंदर डालते हैं। मुझे लगता है मैंने हर तरह के बच्चे को पास होते हुए देखा है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस तरह से आउटलाइन लिखते हो, बल्कि कितने रेलेवेंट लिखते हो ये मैटर करता है। अब 2024 में ही मैं कुछ ऐसे की एग्जांपल्स देना चाहूँगी कि जैसे एआई वाला ऐसे आया था। तो एग्जामिनर जो हमसे पूछ रहा था वो एआई नहीं पूछ रहा था, वो उसका टॉपिक था एआई द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। तो वो उसका पर्पस पूछने का एआई पे डेथ ऑफ क्रिएटिविटी था, ना कि एआई। अब कोई एआई पे ऐसे लिखाएगा तो वो तो उसको फिर फेल ही करेगा ना। इसी तरह जो मेरा टॉपिक था जो मैंने सिलेक्ट किया था वो था ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज। अब उसको ग्लोबलाइजेशन को नेशनल इकोनॉमी से रिलेट करना इज अ ट्रिक इन दैट से।
अब जब मैंने वो ऐसे अटेम्प्ट किया था, उसके बाद जब मैंने आके लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे कहा आपने बहुत डिफिकल्ट ऐसे अटेम्प्ट कर लिए, इसको रिलेट करना बहुत मुश्किल है, ये पास करना मुश्किल है। लेकिन मैं उसी ऐसे में मैंने पास किया है। तो ये मैटर करता है, आप टॉपिक को पहचानें और जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही बताएं और उसी पर ऐसे लिखें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ इंस्टा के ऊपर जो है ना, वो काफ़ी टीचर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी इस स्टूडेंट ने इतने एसेस लिखे, फिर ये पास हुआ, इस स्टूडेंट ने इतने एसेस लिखे, ये पास हुआ। तो आपने कितने एसेस लिखे थे एग्जाम में अपीयर होने से पहले? ओके सर, मैंने एसेस जो लिखे थे वो थे 15 से 20 के दरमियान, जो ऐसे फुल लेंथ थे। लेकिन जो आउटलाइंस थी ना, वो मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं अभी भी, जो मैंने तकरीबन सारे ही फिल किए हैं मैं आउटलाइंस से। तो आउटलाइंस और इंट्रोडक्शन मैंने ज़्यादा लिखे थे, फुल लेंथ एसेस मैंने कम लिखे थे। वो मैंने जब अपने 2-3 ही चेक करवाए तो मुझे आइडिया हो गया था कि ना कि ऐसे ऐसे मैं ठीक लिख रही हूँ, आउटलाइंस और कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं वो आ रही हैं। तो मैंने प्रेफर ये किया था कि आउटलाइन ज़्यादा से ज़्यादा खुद लिखूं, और हर तीसरे या चौथे दिन या हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर आउटलाइन आप लिखो। जैसे अब आपने एक टॉपिक निकाल लिया ना, देख लो कितनी डोमेन्स हैं पूछी गई, उस उन डोमेन्स में से हर एक पे आउटलाइंस लिखो। तो आपका उन्हीं में से मटेरियल बन जाता है ऐसे लिखने के लिए। अच्छा, एक सवाल आया कि पेपर में कितने ऐसे इसके ऑप्शंस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब आप पास पेपर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 10 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से एक यस जो है सर। वो आपने अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन ये एग्जामिनर के ऊपर कंपलसरी नहीं है कि वो आपको 10 टॉपिक्स दे। वो आपको दो भी दे सकता है, लेकिन होते 10 हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस जो होता है वो 10 टॉपिक्स की होती है। और अच्छा, आपने ऐसे के लिए जो था वो रीडिंग मटेरियल का ये पूछा जाता है। तो रीडिंग मटेरियल आपने किस तरह इकट्ठा किया, क्या सोर्सेज थे आपके? सर रीडिंग मटेरियल ना प्रेपरेशन के दौरान भी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा हो रहा होता है, बैक ऑफ द माइंड में आपका ट्रेन हो रहा होता है। लेकिन फिर भी जब आप स्टार्ट करते हो, मुझे लगता है आपको न्यूज़पेपर रीडिंग, ओपिनियंस पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ साथ आपको ना इकोनॉमिस्ट आप देखते रहो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, वो आप ड्यूरिंग करंट अफेयर्स प्रेपरेशन भी हो जाते हैं, और कुछ जो मजीद रह जाते हैं उनको आप साइट पर अलग से निकाल के जब आप पढ़ते हो ना, तो वो मुझे लगता है आप आर्टिकल्स पढ़ लो, आप ये चैट जीपीटी से सिर्फ इतनी हेल्प ले लो कि उसकी आपको ना मेन थीम्स पता चल जाएं। तो इस तरह ही है, क्योंकि अगर ऐसे को अगर आप याद करने लग जाओगे ना, क्रैम करने लग जाओगे बुक से, तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें यही है कि आपकी रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपके करंट डायनामिक्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। यही है मेरा, मैंने इसी तरह से प्रिपेयर किया था ऐसे। अच्छा, आपने जब अपना ऐसे लिखा था, तो आपने किस तरह उसको रिलेट किया था ग्लोबलाइजेशन को नेशनल इकोनॉमीज के साथ? सर ऐसे को रिलेट करने के ना डिफरेंट वेज होते हैं। कुछ प्रोज एंड कॉन्स से बंदा रिलेट करता है, कुछ कॉज एंड इफेक्ट से रिलेट करता है। मैंने उसको कॉज एंड इफेक्ट और सॉल्यूशन से रिलेट किया था, कि कैसे इसके कॉजेज हैं नेशनल इकोनॉमीज पर, कैसे फिर इफेक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का नेशनल इकोनॉमीज पर, जो वो इफेक्ट हैं उनसे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को। तो ये इट्सेल्फ एक बहुत लेंथी और अच्छा ऐसे बन जाता है, अगर आप उसको देखने लग जाओ कि आपने ऐसे को किस तरीके से रिलेट करना है। ये भी एक वे होता है। कुछ लोग मैनिफेस्टेशंस और रियलिटीज से भी रिलेट करते हैं। आप डायरेक्ट हेडिंग देते हो कि मैनिफेस्टेशंस हैं मेरे ऐसे की, तो कॉज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन टाइप ऑफ, प्रोज एंड कॉन्स, ये सारे तरीके हैं ऐसे इसको रिलेट करने के। जी ठीक है। आयशा, ऐसे की सेंट्रल बॉडी क्या होनी चाहिए? ये एक सवाल आया। आयशा नहीं पूछा, आयशा से। जी जी, क्या क्या क्वेश्चन है? ऐसे की सेंट्रल बॉडी क्या होनी चाहिए? ओके, ऐसे की सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल मेरे बॉडी, ख्याल से जी वो स्ट्रक्चर सेंट्रल का पूछना चाह रही हैं। ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जी। यही, आपने आउटलाइंस के बाद इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद आपने फिर स्टार्ट कर देना है अपना जो आपने आउटलाइंस बनाई है ना, उस एक एक आउटलाइन को पकड़ के आपने पूरे
एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। और आपने पैराग्राफ कैसे बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक ओपनिंग सेंटेंस लिखना है, उसके बाद उस एक सपोर्टिंग सेंटेंस लिखना है जो कि ओपनिंग सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है। उसके वेरी नेक्स्ट आपने कोशिश करनी है कोई रेफरेंस डालने की, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं भी है तो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई फैक्ट या रियलिटी डालें, ठीक है, ज़रूरी है वो डालें क्योंकि फिर ही आपकी स्टेटमेंट सपोर्ट होगी। वरना हम तो कोई वो ऑथर तो है नहीं कि हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारी स्टेटमेंट को अप्रूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उस रेफरेंस को एक्सप्लेन करना है फर्दर, रिलेट करते हुए अपने ओपनिंग सेंटेंस के साथ। और एट द लास्ट आपने क्या करना है, आपने फिर एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना है। इस तरह से आपका एक पैराग्राफ बनता है। इसी स्ट्रक्चर पर आपने सारे पैराग्राफ्स अपने ऐसे के लिखने हैं। इंट्रोडक्शन जो लिखना है उसमें बहुत ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि उसको टू द पॉइंट लिखा जाए, और वेरी फर्स्ट सेंटेंस आपने कहानी से नहीं स्टार्ट करना, आपने जो पूछा गया है उसी से स्टार्ट करना है। ये जो कहानी से स्टार्ट करते हैं ना, ये रटी रटाई दो तीन लाइनें लिख देते हैं स्टार्ट में, वो भी एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। क्योंकि आपने ऐसे में बचना है, ये कोई ऐसा तरीका तो है नहीं आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे इसमें 40 या अब मैंने कुछ देखे हैं डीएमसीज में 50s की लाइन में भी बच्चों के हैं वैसे मार्क्स। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कोशिश करनी है कि आप बचो इसमें। और फिर जो कंक्लूजन है वो आपने लिखना है इंट्रोडक्शन के पैटर्न पे बिल्कुल भी नहीं लिखना। आपने कंक्लूजन इस तरह लिखना है कि आपकी अपने भी उसमें थोड़ी बहुत राय हो, और साथ में जो आपने ऐसे में पूरा एक्सप्लेन करके कंक्लूड किया है वो ज़रूर आपने डालना है अंदर। इस तरह होना चाहिए आपका ऐसे। आई थिंक सेंट्रल बॉडी वाला क्वेश्चन मैं एड्रेस कर पाई होंगी। जी। ओके। अच्छा, मारिया जो ऐसे की लेंथ होती है ना, वो उधर लिखी होती है एक पेपर के ऊपर। मैंने ये पेपर भी ओपन किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो ऐसे है वो 2500 से 3000 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, 2500 to 3000 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए आपका। ठीक है, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ओके। 2500 वर्ड्स आर इनफ टू पास द एसे, ठीक है। आपने 3000 अगर आपके जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 2500 पे भी पास होता है ऐसे। ओके। अच्छा लिखने की ट्राई करनी है आप सबने। अच्छा, एक सवाल आया था, आउटलाइन किस तरह बनाते हैं? तो आप जब आउटलाइन बनाती हैं तो आप किस तरह आउटलाइन को लेकर चलती हैं? आउटलाइंस बनाते किस तरह हैं, आउटलाइंस मैंने पहले भी स्टार्ट में बताया कि आउटलाइंस के डिफरेंट वेज है बनाने के। कुछ थीसिस स्टेटमेंट डालते हैं, कुछ नहीं डालते, कुछ इंट्रोडक्शन ही डाल देते हैं स्टार्ट में दो तीन लाइंस का। और जो आउटलाइंस बनाते हैं वो फ्रेजेस में बना रहा होता है, कोई कोई सेंटेंसेस में बनाता है। मैं सेंटेंसेस में बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है पूरे सेंटेंस में आपकी पूरी बात डिलीवर हो जाती है। फ्रेज में मुझे इटसेल्फ थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है मुझे, इसलिए मैंने फ्रेजेस में नहीं बनाई थी। लेकिन मैंने अपने साथ बच्चे देखे हैं जो फ्रेजेस में भी जिन्होंने बनाई है और वो पास हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मैटर नहीं करता आप आउटलाइंस आप किस तरह बनाते हो, ये मैटर करता है आप क्या लिख रहे हो। और कुछ लोग अंदर आउटलाइंस बनाते हैं, एक आउटलाइन बनाई उसके साथ ही नीचे रेफरेंस डालते हैं। मैंने आउटलाइंस के साथ उसमें रेफरेंस नहीं डाले थे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका एक भी गलत हो जाए या आपको सारी आउटलाइंस के रेफरेंस नहीं आते, किसी में आप डाल रहे हो किसी में नहीं डाल रहे, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस तरह से मैंने लिखा था। तो आई होप सो ड्रेस हो गया क्वेश्चन। और आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखा था? अगर लिखा था तो आपने आउटलाइन में लिखा था या इंट्रोडक्शन में लिखा था? जी मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखा था, मैंने स्टार्ट ही थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग से किया था, और मेरा थीसिस स्टेटमेंट था कोई 5 से 6 लाइंस का, मेरा लेंथ ही हो गया था। मुझे आके कुछ लोगों ने कहा था कि थीसिस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब होता है एक स्टेटमेंट हो, तो आपने 5 6 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। तो मैं थोड़ी सी परेशान भी हो गई थी इस चीज़ को लेके। लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक था, पूरी बात कन्वे हो रही थी मेरे उस टॉपिक में। जो 5 6 लाइंस थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा लिखा था। वरना आप एक लाइन भी लिखो तो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर लंबा भी थोड़ा सा हो जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है।
मैंने वही आपको बताया सबसे ज्यादा बच्चों को कि मैकेनिकल नहीं बनाना अपने ऐसे को। ऐसे इटसेल्फ नॉट अ मैकेनिकल थिंग। ये एक क्रिएटिविटी है आपकी, आपका एनालिसिस है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश हो रही है। जो अपना देगा वो पास होगा। हमारे एक टीचर कहते होते थे कि बेस्ट ऐसे वो होता है जो आप एक हॉल में बैठ के अपने एग्जाम के दौरान उस वक्त ही बनाते हो और उस वक्त ही लिखते हो। तो यही एक ट्रिक है। ओके। एक सवाल है कि मोस्ट प्रोबेबली विच टॉपिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स वी हैव टू कवर फर्स्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसे राइटिंग। ओके। हर साल के ना वैसे टॉपिक्स डिफर करते हैं। कुछ साल में लिटरेरी एसेस भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स पे आप कैसे तैयार हो, क्योंकि आ ही जाता है कभी कभी, तो वो आपका तैयार हो। इसके अलावा वुमेन वाले टॉपिक पे ज़रूर तैयार हो, एजुकेशन वाले टॉपिक पे तैयार हो, और आपका डेमोक्रेसी वाले टॉपिक पे तैयार हो, ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक पे तैयार हो, इकोनॉमी वाले टॉपिक पे आपको ऐसे अच्छा आना चाहिए, और गवर्नेंस पर आना चाहिए। अच्छा, अब गवर्नेंस का लिखते हुए ना वही टिपिकल पुरानी गवर्नेंस की टेक्निक्स नहीं लिखनी। अब लेटेस्ट बहुत चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, ठीक है। आपने उस हिसाब से लिखना है ऐसे। और फॉरेन पॉलिसी पे आपको ऐसे आना चाहिए। ये टॉपिक्स हैं जो मस्ट, इनमें से कोई ना कोई आ ही जाता है हर साल। और रेफरेंस कैसे ऐड करती हैं ऐसे में। सर रेफरेंस ना ड्यूरिंग जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो रेफरेंस ऐड आपकी प्रिपेयर होते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो आपको उसमें कोई रेफरेंस मिल जाता है। जब आपकी रीडिंग स्ट्रांग होती है ना, तो आपके साइट पे रेफरेंस इकट्ठे होते रहते हैं। जिनको प्रॉब्लम है उनको कि रेफरेंस हम कैसे इकट्ठे करें, वो ऐसा करें कि एक टॉपिक पकड़ें और उसकी डोमेन्स पहले देखें, उस पर आउटलाइंस बनाएं, और अगर उनके पास रेफरेंस नहीं है तो फिर वो रेफरेंस ढूंढें उसके लिए। क्योंकि अब हर बंदे की, मुझे लगता है हर बंदे की रीडिंग नहीं इतनी स्ट्रांग होती, तो उसको चाहिए फिर वो उस पर रेफरेंस ढूंढे। जैसे इकोनॉमी वाले पर देखे कि कौन सा सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है हमारा, ठीक है, और कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट की ऐसी हैं जो कि इस टाइम पर अच्छी चल रही हैं या जो नहीं अच्छी चल रही। वर्ल्ड टाइम्स वो सॉरी वर्ल्ड बैंक का रेफरेंस यूज़ करें, WTO का रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जर्नल्स का आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। इस तरह है अपने डिफरेंट रेफरेंसेस। अगर आपके साइड नहीं तैयार हो रहे रीडिंग से, तो आप खुद थोड़े बहुत तैयार कर लो। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर पैराग्राफ में एक भारी भरकम सा रेफरेंस डालो। मैंने अपने ऐसे में 5-6 रेफरेंस थे जो मैंने भारी भरकम डाले थे। बाकी मैंने रियलिटीज़ और फैक्ट्स लिखे थे और यूनिवर्सल ट्रुथ्स लिखी थी, जो चीज़ें पता होती हैं, उस तरह से किया था। तो इस तरह भी आपका प्रिपेयर हो जाता है। ओके। अच्छा, एक स्टूडेंट ने बड़ा जनरल क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कितनी रिक्वायर्ड है। आप जिस लेवल पे हो उतनी रिक्वायर्ड है। उस लेवल पे पहुंचने के लिए अब डिपेंड करता है। कुछ की इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो उनके लिए कम रिक्वायर्ड है। अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग या आपकी क्रिएटिविटी या आपकी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 3-3 अटेम्प्ट्स में उनके बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन वो ऐसे में नहीं पास हो सके। तो आप जिस लेवल पर स्टैंड करते हो, फिर आप किसी ऐसे इंसान का लेवल देखो जिसने पास किया हुआ है, उसमें गैप को फिल करने के लिए आप उतनी मेहनत करो। उतनी रिक्वायर्ड है आपके लिए। और कोशिश करो कि आप 10 तो फुल लेंथ ऐसे आप लिख के जाओ, और आउटलाइंस आप कोई 25-30 बनाओ। क्योंकि ना फिर कसर ना छोड़ो। आप जब अटेम्प्ट दे रहे हो तो फिर ये ना हो कि आप ऐसे में रह जाओ। तो कसर नहीं छोड़नी चाहिए आपको। अच्छा आयशा, अब हम ऐसे से आगे आगे बढ़ते हैं। जो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर था उसकी तैयारी आपने कैसे की। सर इंग्लिश, जो मेरी इंग्लिश ग्रामर है ना और जो मेरी प्रेसी राइटिंग है, वो शुरू से मुझे इतना, मेरे लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे इंग्लिश राइटिंग, क्रिएटिव, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है रिलेटेड टू द इंग्लिश। और आई एम थैंकफुल टू माई मदर ऑल्सो के ड्यूरिंग प्रेपरेशन, जब मैं थी 6-7th क्लास में, तो स्पेशल बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ती थी अलग से, इंग्लिश के लिए मेरे
मेरी एक अलग से ट्यूशन होती थी जिसमें मैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ती थी, ग्रामर और हर चीज़, प्रेसी राइटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो सिक्स क्लास में मुझे ये सब कुछ आता था पहले से। तो ये मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये पहली चीज़ें आती थी। बाकी प्रेसी आपने प्रैक्टिस करनी है प्रेसी की, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। प्रेसी की प्रैक्टिस करने के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो पैराग्राफ पढ़ो ना, आप उसका मेन थीम समझ लो कि क्या है, क्या उसने पूछना चाहा है या क्या उसने बताना चाहा है। अगर आपने उस मेन थीम को क्रैक कर लिया ना, फिर आप इजी वर्डिंग में ही उस मेन थीम को एक्सप्लेन कर दोगे ना, तो आपकी प्रेसी हो जाएगी। बाकी ये तरीका है कि आप तीन तीन लाइंस पढ़कर ना उन तीन लाइंस को एक में कंबाइन करके लिखो। इस तरह भी मैंने देखा है। ये भी एक अच्छा तरीका है जिनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है पहले से। तो इससे भी आपकी प्रेसी बहुत अच्छी लिखी जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि आपकी रीडिंग अच्छी हो, ताकि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ आ सके। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि ना डॉन के ओपिनियंस वगैरह पढ़ने स्टार्ट करो सब। उससे आपकी ना आपकी स्ट्रोंग होती है रीडिंग, रीडिंग के साथ फिर आपकी प्रेसी भी स्ट्रोंग होती है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो समझ लेते हो तो लिखना आसान होता है। प्रेसी की ये हो गई। कॉम्प्रीहेंशन भी समहाउ इससे रिलेट कर जाता है, क्योंकि ये भी रीडिंग पे ही डिपेंड करता है। जो प्रेसी होती है ना, वो ये तरीका है, प्रेसी एक राइटर, वो जो एग्जामिनर है ना, वो आपकी स्किल चेक कर रहा है कि इसमें कितनी स्किल है कि ये एक पैराग्राफ को पढ़ के उसको क्या 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर उसको समराइज कर सकता है। और जो वो समराइज कर रहा है, क्या वो ठीक है कि नहीं है, ये उसने ये आपकी स्किल चेक करनी है। तो प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन और साथ में ट्रांसलेशन, जो ये तीन चीज़ें आप अच्छे से अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका प्रेसी का पेपर पास हो जाता है। बाकी ये है कि फिर वो आपके मार्क्स देखता है कि इसके ये कहाँ फॉल करता है। तो फिर आप पेयर ऑफ वर्ड, सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर, ये चीज़ें फिर आपके मार्क्स बढ़ाती हैं। ये इस तरह होता है इस पेपर का। आपने वोकैब किस तरह तैयार की थी इस पेपर के लिए? सर मैं वो कैब, क्रैमिंग में तो मैं बहुत बुरी हूँ, तो मेरी वो कैब को इतनी खास अच्छी तैयार नहीं थी। और लकीली ये वाला जो पेपर है इसमें वो कैब भी कंपैरेटिवली इजी थी। लेकिन मेरे पास ना एक लिस्ट थी, बच्चों के पास एक लिस्ट थी कोई 3500 वर्ड्स की, GRE की। मैं 3500 वर्ड्स मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं याद करूं, लेकिन मेरी क्रैमिंग बहुत ज़्यादा वीक है। तो मेरे पास एक लिस्ट कहीं से मुझे एक टीचर ने दी थी, वो कोई 400 से 450 वर्ड्स की लिस्ट थी, मैंने सिर्फ वही तैयार की थी। और इसके अलावा ये था कि मैं ना जो अब मेरे पास मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, उसमें डॉन के आर्टिकल्स जो आते थे ना, उसके नीचे जो उसके मुश्किल वर्ड्स होते थे ना, वो नीचे से उसके लास्ट में उसको लिख के उसका मीनिंग लिखा होता था। तो मैं वो ज़रूर पढ़ लेती होती थी एक दफ़ा, ताकि मेरी साथ साथ ये तैयार होती रहे। ये मैंने तो ये वे यूज़ किया था वो कैब के लिए। बाकी मैं ये प्रेफर नहीं करूँगी, अगर किसी की क्रैमिंग बहुत अच्छी है तो वो अपनी लिस्ट अच्छे से तैयार करे, क्योंकि 25 में बहुत ज़्यादा वो कैब मुश्किल पूछी गई है। तो उस पर रिस्क ना ले तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आयशा, आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो पेपर है उसकी तैयारी कैसे की? सर जर्नल साइंस और एबिलिटी की प्रेपरेशन के लिए मुझे लगता है एक बुक इनफ है। आपने जो क्वेश्चंस हैं, आपने उसके टॉपिक जितने भी हैं जर्नल साइंस के टॉपिक्स, आपने उन टॉपिक्स को डिटेल में समझ लेना है अच्छे से। और समझ के आपने कोशिश करनी है इनको अपने वर्ड्स में लिखो। ठीक है। और जो डिफरेंसेस वाले जर्नल साइंस के मार्क्स ना तब आपको मिलते हैं जब आप पेपर में डिफरेंस क्रिएट करते हो बाकी बच्चों से। आप उसमें चार्ट्स बनाते हो, आप उसमें वो बनाते हो, क्या नाम है, मैप्स, मैप्स तो नहीं होते, वो क्या बोलते हैं, टेबल्स बनाते हो, इस तरह की चीज़ें बनाते हो, तो डिफरेंस क्रिएट होता है। बाकी जर्नल साइंस का पेपर भी थोड़ा सा वो है क्रैमिंग वाला, थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसको अगर अच्छे से समझ के करो तो मुझे लगता है आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बाकी ये कि इसमें ना कुछ पोर्शंस हैं ऐसे जो कि बच्चे बड़ा अवॉइड करते हैं, स्किप कर देते हैं। मैंने भी एक पोर्शन स्किप किया था, बायोलॉजी वाला पोर्शन स्किप किया था इसके लिए। तो अब डिपेंड करता है कि आप, अगर तो आपका स्किप करके अच्छे से निकल रहा है, वैसे निकल जाता है स्किप करके भी एक आधा पोर्शन, तो ठीक रहता है।
अगर आप अच्छे से कर लो बाकी सारा जनरल साइंस, एनवायरमेंटल का पोर्शन अच्छे से कर लो, कंप्यूटर साइंस का कर लो, बायोलॉजी में वो विटामिन्स वाला पोर्शन नहीं है जो विटामिन्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स वाला, वो वाला पोर्शन कर लो। और एबिलिटी है, एबिलिटी की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एबिलिटी के लिए। और वो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस ही बार बार ना उसकी तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। तो पास्ट पेपर पिछले 5 से 6 साल के तो ज़रूर करके जाओ। वो तो नहीं रिपीट होते, उसकी तरह के रिपीट होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि फिर आपको कि आपने किस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और फिर आपने सॉल्व करने हैं। आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे एबिलिटी के, फिर आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। बाकी एक बुक और बहुत है, इनफ है। जी, मियाँ शफीक वाली जो किताब है वो जी सर, इनफ मेरे है? पास बुक का नाम तो नहीं मुझे पता, वर्ल्ड टाइम्स की बुक है मेरे पास, मैंने तो वहां से जी प्रिपेयर। वही ब्लू कलर की जो जी जी है, सर, जो वही है। कवर जी जो है जी। ब्लू कलर का। जी वो मियाँ शफीक साहब की। ओके सर। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी आपने कैसे की? क्या सोर्सेज थे? पाकिस्तान अफेयर्स ने मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है तंग किया है प्रिपेयर करते हुए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ये जैसे जीएस से आपको कुछ थोड़ा बहुत पता होता है, आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती होती है, मुझे बिल्कुल भी पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में आइडिया नहीं था जब मैंने सीएसएस स्टार्ट किया। तो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए मेरे पास एक मैंने सबसे पहले शुरू में एक बुक रीड की थी, ऑक्सफोर्ड की एक बुक है फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार। उसके बाद जब मैंने वो रीड कर ली, उसके बाद फिर मैंने ना यूट्यूब से कुछ टॉपिक वाइज ना लेक्चर्स स्टार्ट किए। बाकी मैंने एकेडमी भी एक ज्वाइन की थी, एकेडमी से भी मैंने पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी की थी। मुझे लगता है टॉपिक वाइज अगर आप शुरू से स्टार्ट करो ना, कुछ लोग हिस्ट्री के पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं, मुझे लगता है हिस्ट्री के पोर्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सर आपके सेशन से भी मैंने पाकिस्तान अफेयर्स की बहुत तैयारी की थी, आपने हिस्ट्री बड़ी अच्छी पढ़ाई थी। जब मैंने जीके के लिए ज्वाइन किया था आपका सेशन, तो उसमें आपने हिस्ट्री तकरीबन बहुत डिटेल से सारी कवर कर दी थी। तो अब मेरी पाकिस्तान अफेयर्स की तो कितनी तैयारी वहां से ही हो गई थी, पता चल गया था कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। बाकी फिर मैंने टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उनके। और उसके बाद फिर मैंने जो करंट थे वो फिर मैंने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल जो थे पाकिस्तान के सारे ईराज थे, उनको सेपरेटली नोट्स में प्रिपेयर किया था। तो मैं भी यही कहूँगी सबको कि नोट्स बनाएं अपने पाकिस्तान अफेयर्स के। पाकिस्तान अफेयर्स एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, और इसकी ये एक बेस है, अगर ये आपके बेस प्रिपेयर ना हो ना तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और आपने करंट अफेयर्स का जो पेपर था वो किस जी। तरह रेडी किया, प्रिपेयर ओके सर, किया? सर न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ती थी साथ साथ, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है कि आपको अच्छे मेंटोर को ज्वाइन करने की बहुत ज़रूरत है। मैं सब बच्चों को ये कहूँगी, क्योंकि वह सीएसएस एक ऐसी जर्नी है, आप अकेले कितना का पढ़ सकते हो। तो अगर आप करंट अफेयर्स के लिए एक अच्छा मेंटोर ज्वाइन कर लो ना, तो आपके बहुत बहुत ज़्यादा मसले सॉल्व हो जाते हैं। बाकी ये है कि आप न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे होते हो तो आप ना एक एक टॉपिक के रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो आप एक साइड पर अगर लिखते भी जाओ तो उससे भी आपका प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन ये है कि आप मैं तो कहूँगी कि एक अच्छा मेंटोर ज्वाइन कर लो करंट अफेयर्स के लिए, जो आपको करंट अफेयर्स की अच्छे से टॉपिक वाइज तैयारी करवा सके। जैसे अब पाकिस्तान इंडिया की अभी जो रीसेंट टसल है, वो अब कुछ बच्चों को सही से नहीं समझ आएगी कि हमने उसकी कितने डोमेन्स और कितने थीम्स और उसकी कितनी चीज़ें तैयार करनी है। अब वो आपको टीचर गाइड कर देगा कि आपने इसमें ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स तैयार करने हैं। तो फिर आप उसको अच्छे से जब प्रिपेयर कर लोगे तो आपका वो इवन कुछ करंट अफेयर्स का टॉपिक पाकिस्तान अफेयर्स में भी पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पूछे होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस का पोर्शन है वहाँ भी पूछे होते हैं। तो आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें तैयार हो जाती हैं। और इस्लामियात, क्योंकि इंग्लिश ऐसे के बाद सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं इंग्लिश के दोनों पेपर्स के बाद, वो इस्लामियात में होते हैं। इस्लामियात के लिए
किन बुक्स को आपने कंसल्ट किया था? इंग्लिश में रखी थी इस्लामियात या उर्दू में रखी थी? आपके ख्याल से इंग्लिश उर्दू का कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? जी आयशा। सर इस्लामियात मैंने उर्दू में रखी थी। और इंग्लिश उर्दू का फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, पहले मैं समझती थी नहीं पड़ता। लेकिन अब मैंने अपने फिर मार्क्स के बाद फिर मैंने देखा कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन मेरे मार्क्स उसमें 46 हैं। तो मुझे लगता है फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ मेरे साथ ही बच्चे थे जिन्होंने इंग्लिश में रखी हुई थी, उनके अबव 70s पे मार्क्स हैं। बाकी ये है कि मुझे लगता है कि अगर आपको आयात अरेबिक में लिखनी आती है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप लिखते हो तो आपका पेपर स्टैंड आउट करेगा। और इसके अलावा ना, जो एफपीएससी के रिकमेंडेड बुक्स हैं ना, आप इस्लामियत के लिए उनको ज़रूर कंसल्ट करो। क्योंकि इस्लामियत आगे से आगे बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता जा रहा है, ये ऐसे के मुकाबले में ही आ गया, टारगेटेड हो रहा है अब। तो आप एफपीएससी की जो लिस्ट है बुक्स की, उसमें रिकमेंडेड बुक्स को देखो। और आप उस रिकमेंडेड बुक को बेशक सारा ना पढ़ो, क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते सारी वो बुक्स, क्योंकि आपके पास प्रिपरेशन के लिए 8 महीने से 1 साल होता है। तो आप ये पॉसिबल भी नहीं है आप हर बुक पढ़ो। तो आप ऐसे करो, वो एक एक बुक को पकड़ो और उनके मेन थीम्स देख लो क्या हैं। और उनको समझ के ना आप उसको एज अ रेफरेंस यूज करो। और अब इस्लामियत ना वो नहीं पूछना चाह रहा कि ज़कात के कितने मुसारिफ हैं या क्या इम्पोर्टेंस है ज़कात की। वो ये नहीं पूछ रहा, वो अब एडवांस हो गया। वो ये चाह रहा है कि आपसे उसके करंट चीज़ें पूछे, टैक्सेशन सिस्टम पूछें, इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होती है ये पूछे। उसके पहले वो सिर्फ पूछता था कॉज, अब वो नुकसानात पूछने लग गया। वो नुकसानात हो क्यों रहे हैं वो ये पूछने लग गया। तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, करंट डायनामिक्स को देखते हुए। उसकी डिमांड भी जो है ना, वो उसकी डिमांड अब ऐसे वाली हो गई है कि अब ये बंदा ना अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखे, ना कि वो एक 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 या दो बुक से जो लोग तैयार करते हैं फिर मार्क्स कम आते हैं। फिर मैं यही कहूँगी, अब थोड़ा सा ना इस्लामियत को बहुत अच्छे से तैयार करो सारे। आपने किन बुक्स को कंसल्ट किया था? सर मेरे पास दो बुक्स थी, एक करीमदाद चुगताई की बुक थी और एक मेरे पास ना किप्स की बुक थी, मुझे नाम नहीं आता ऑथर का। किप्स की बुक थी मेरे पास, वो थी। मैंने उन दोनों बुक्स को देखा था इस्लामियत की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन मैं अपने साथ मेरी एक फेलो है, मैं उसका एक्सपीरियंस बता देती हूँ। उसने भी क्रीम दाग चुगताई की बुक से ही पढ़ा था। लेकिन उसके 72 मार्क्स आए, इंग्लिश में उसने रखी थी। और इसके अलावा उसने ना अरेबिक बहुत ज़्यादा लिखी थी। इवन वो कही थी उसने अरेबिक का तर्जुमा भी नहीं लिखा, सिर्फ अरेबिक ही लिखी थी। और उसने एफपीएससी के बुक्स को ना साथ में अंदर डाला था जगह जगह। तो उसके मार्क्स इससे काफ़ी अच्छे आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा तरीका है, इसलिए मैंने वही तरीका कन्वे किया है बच्चों को भी। जी, हाफिज बुक्स आप यही करीमदा रख लो, चुगताई की। करीमदाद चुगताई की बुक रख लो और एक कोई एक आधी और बुक ले लो। लेकिन उस टॉपिक को तैयार करते हुए ना आप उसके करंट डायनामिक्स देखो कि क्या है उसमें से, क्या टॉपिक, क्या डोमेन मजीद बन सकती है जो कि एग्जामिनर इंटरेस्टेड हो उसमें, ठीक है। फिर उसमें आपने ये ना, अब वो बिल्कुल ही पेपर आपका पाकिस्तान अफेयर वाला पेपर हो जाए, उसमें थोड़ा सा इस्लामिक टच आपने साथ ही रखना है, अरेबिक वगैरह लिख के। और बस इस तरह से आप प्रिपेयर कर लो। बुक आप करीमदा चुगताई की ही रख लो। जी ठीक है। अच्छा अच्छा, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे? ऑप्शनल्स आपने कौन से रखे? जी सर, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाबी है, क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ है। पॉलिटिकल साइंस से हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो पेपर वन था, जी उसके लिए सर, आपने किन बुक्स को कंसल्ट किया? उसकी तैयारी कैसे की? और पेपर टू की कैसे की? पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर वन था उसमें जो मैंने वेस्टर्न फिलोसफर्स थे, वो मैंने वेस्टर्न ऑथर की ही बुक है जुड़हामुन वहाँ से पढ़े थे। और साथ साथ अब मेरी हमारी अपनी भी एक जो वर्ल्ड टाइम्स की बुक है, मैं वो भी साथ साथ देखती रहती थी। साथ साथ वो ये दो बुक्स पैरेलल चल रही होती थी, इन दोनों से नोट्स बनाती थी मैं। और इसके अलावा जो मुस्लिम हैं फिलोसफर्स हैं, उनको मैंने सिर्फ समझा था अच्छे से। और यूट्यूब से पढ़ा था और अपने नोट्स खुद बना लिए थे मुस्लिम के लिए।
और जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनके लिए मेरे पास बुक थी, मजरुल हक की बुक थी। मैंने पॉलिटिकल थॉट्स उनकी बुक से प्रिपेयर किए थे। सबसे पहले आप कोशिश करना पॉलिटिकल थॉट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर आप फिलोसफर्स की तरफ आओ तो आपको आसानी होती है। और फिलोसफर्स को ना थोड़ा सा जार्गन्स वगैरह यूज करो जो कि वेस्टर्न ऑथर्स ने यूज किए हुए हैं, जो कि लोकल बुक्स में जार्गन्स नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना पेपर को डिफरेंट कर देते हैं। पॉलिटिकल साइंस 24 में टारगेट भी हुआ है, तो बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो अगर आप थोड़ा सा वेस्टर्न ऑथर्स का ही लिखा हुआ लिखोगे ना तो वो एक अच्छा इम्पेक्ट देता है आपके पेपर को। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो छः थे ना, जो हमने पहले डिस्कस किए थे, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड बिल्टी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, ये छः वो सब्जेक्ट्स हैं जो सब ने पढ़ने हैं। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट सब ने पढ़ने ही होते हैं। जो बाकी 600 मार्क्स का पोर्शन होता है ना, 600 मार्क्स का पोर्शन होता है, वो आपने अपनी मर्जी से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करना होता है। 7 ग्रुप्स बने हुए हैं, हर ग्रुप की एक लिमिट है। किसी ग्रुप में आप मैक्सिमम 200 मार्क्स तक चूज कर सकते हो, किसी में 100 मार्क्स की लिमिट है। ठीक है, तो वो आपने अपनी मर्जी से जो है वो सब्जेक्ट्स को चूज करना होता है। तो आयशा, आपके पॉलिटिकल साइंस में कितने मार्क्स आए? सर मेरे टोटल मिला के 115 बने हैं। ठीक है, और पेपर 1 में ज़्यादा आए हैं, 2 में ज़्यादा आए हैं? सर एक जैसे आए हैं, एक में 57 है, एक में 58 आए हैं इस साल। पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा टारगेटेड भी था, तो मार्क्स की रेशो ही कम आई है। 120-25 के राउंड अबाउट ही हाईएस्ट स्कोर चल रहा है। तो एक 57 था और एक में 58 था। आईआर वालों का कैसा स्कोर रहा? सर आईआर वालों का 24 में आईआर वालों के ज्यादा मार्क्स आए हैं, और 25 में ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस वालों के ज्यादा आए हैं, और आईआर वालों को इवन कुछ को तो फेल भी किया हुआ है। तो ये हर साल चेंज होता रहता है, किसी साल पॉलिटिकल साइंस की बारी है, किसी साल आईआर की बारी आ जाती है। जिन लोगों ने आईआर रखनी है ना, वो एक बात याद रखें कि आईआर का जो पेपर 2 है ना, वो हरगिज करंट अफेयर्स का पेपर नहीं है। ठीक है, जो आईआर का पेपर 2 है, वो हरगिज करंट अफेयर्स का पेपर नहीं है। उसको आपने आईआर की ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है। अगर आप उसे करंट अफेयर्स की तरह अटेम्प्ट करोगे तो पक्के फेल हो। ठीक है, जी जी सर तो ऐसा ही है। आप लोग, जिस तरह आयशा ने बात कही, हर सब्जेक्ट का अपना एक जार्गन होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जो भी सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो इस्लामिया आता है, ये कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसका जार्गन जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। आयशा, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखी, तो किसी ने डराया नहीं आपको कि इसका तो पेपर जो है वो थ्योरी, पढ़ते थ्योरी है लेकिन पेपर कुछ और तरह का भी आ सकता है? सर ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मैंने जिससे पूछा सबने डराया मुझे इसके बारे में। मतलब एक ने नहीं, सबने। और मेरा सबसे ज्यादा स्कोर भी इसी में है, 77 स्कोर किया मैंने इसमें। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना पब्लिक एड। और मैंने पब्लिक एड को, बच्चे कहते थे कि कोई 12 से 13 टॉपिक कर लो, मैंने शुरू से लेके आखिर तक हर टॉपिक को प्रिपेयर किया पब्लिक एड के। तो मुझे मुझे जो पब्लिक एड है ना वो वैसी बहुत पसंद आई थी शुरू में पढ़ते हुए भी। तो और बाकी मैंने जो प्रिपेयर किया था पब्लिक एड को, वो मेरे पास 2 बुक्स थी। एक डॉक्टर सुल्तान खान की थी और एक आई थिंक इकरा रियाजुद्दीन की बुक थी। और इसके साथ साथ उसमें जिस जो जी जी। इकरा वाली, सॉरी मैं आपके आपकी बात काट रहा हूँ, इकरा वाली बुक में केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन आपको मिली? जी सर, इकरा वाली बुक को ना मतलब मुझे लगता है वो बुक को आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये कि आपको ना उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बाकी चीज़ों से नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट आप सिर्फ ना एक आपको पता चल जाएगा कि किस सीक्वेंस से सारा सिलेबस आ रहा है। मैं जो भी बुक बताती हूँ ना वर्ल्ड टाइम्स की, ये जो भी मैं बताती हूँ उसके बताने का मकसद यही है कि आपके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें आपके पास सिलेबस हो। एटलीस्ट आपको पता हो कि इसमें है क्या। बाकी आप उसको देखते हुए आपने प्रिपेयर खुद करना है अपने तरीके से। तो मैंने पब्लिक एड का ये किया था, और इसके साथ ना जब पेपर
मैंने क्यों मेरा स्कोर 77 है, मुझे लगता है उसके रीज़न ये है कि मैंने ना जो थेरीज थी ना, जो मैंने समझी थी अच्छे से, उनको मैंने राइटिंग में भी यूज़ किया बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ आती थी, कोई भी जैसे रीज़न्स पूछे जाते थे, तो मैं उनमें थेरीज को डालती थी कि किस तरह से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है वो रिवॉल्व हुआ है, और उसमें किस तरह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गई है और किस तरह से चेंज हुआ है। तो उसमें मैं थेरीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। हर जो भी मैं एक पैराग्राफ लिखती थी, उसके साथ नीचे ना कोई उससे मिलती-जुलती थ्योरी डाल देती थी। तो उससे पेपर ना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वही जो आपने बात की, जार्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो पब्लिक एड का मुझे लगता है यही जार्गन है कि आप उनकी थ्योरीज को यूज़ करो पेपर में। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि अंडर एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं, आप उनको यूज़ करो पेपर को डिफरेंट बनाने के लिए। और 24 वाला पेपर तो इट्सेल्फ बहुत लेंथी और बहुत डिफिकल्ट पेपर था। उसमें एक एक क्वेश्चन के तीन तीन चार चार पार्ट्स थे, पूछे जा रहे थे, और इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स थी कि बंदा पढ़ के ही कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और उसमें ये था कि आप जब पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, तो आपने ये पहचानना है कि आपका जो एग्जामिनर है ना, वो पूछना क्या जा रहा है आपसे। आप सिर्फ वही लिखो, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आया था पब्लिक एड का। अच्छा आयशा, जी मैं एक सर। बात जो है ना इनको, मतलब ये बुक्स वगैरह का बार बार कर रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, जिस तरह आयशा ने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट के लिए एक आपने कम से कम एक आपने रिकमेंडेड बुक पढ़नी होती है, और एक आपने गाइड बुक लेनी होती है। गाइड बुक आपको आइडिया देती है कि जो सिलेबस है ना, उसको किस हद तक कैसे कवर करना है। यानी गाइड बुक से आपको टॉपिक्स का आइडिया हो जाता है, इस टॉपिक में बेसिकली बातें क्या क्या हैं। ठीक है, सिलेबस के अंदर वो टॉपिक्स मेंशन नहीं होते, सिर्फ वो मेन हेडिंग होती है सिलेबस, उसके अंदर सब टॉपिक्स क्या होंगे वो नहीं पता चल रहे होते। तो जो गाइड बुक होती है ना, जिस तरह डॉक्टर सुल्तान खान की किताब है, या इकरा की जो किताब है, तो इकरा की जो इकरा रियाज है शायद उनका नाम, तो वो सारी की सारी इंटरनेट से कंपाइल है। ठीक है, और 2019 में, क्योंकि मैंने अज़रबैजान में पब्लिक पॉलिसी पढ़ा था, तो मैंने जीसी में भी एक सब्जेक्ट ना पढ़ा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जीसी वाली तो बात ये अभी की है। तो मेरे पास ना 2019 में मेरा एक फेलो आया, और वो मुझे कहता कि ये डेफिनेशन की मुझे समझ नहीं आ रही, और वो डेफिनेशन केमिस्ट्री की थी। ठीक है, किताब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थी, डेफिनेशन केमिस्ट्री की लिखी हुई थी। तो आप कोई भी गाइड बुक लो ना, तो एक बात आप याद रखो कि वो इंटरनेट से कंपाइल है। आपने पेपर में जो भी रेफरेंस वगैरह देना है, वो आपने रिकमेंडेड बुक का देना है जो एफपीएससी ने दी हुई है। किसी भी गाइड बुक का आपने रेफरेंस नहीं देना कि फलां गाइड बुक के अंदर ये बात हो रही है। ठीक है, तो आप रिकमेंडेड बुक्स का मेंशन कर सकते हैं। और गाइड बुक से सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद यही होता है कि आपको टॉपिक का पता चल जाए, इसमें सब टॉपिक्स के हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल है कि कैसे आपने हैंडल किया, पेपर बहुत मुश्किल था 24 का, समझ ही नहीं आ रही थी देखने से। जी सर, जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा था, बिल्कुल सही कहा, जब पहली दफ़ा पढ़ा था मुझे भी समझ नहीं आई थी पेपर, ये क्या क्यों पूछा है, इतना डिफ़िकल्ट समझ भी नहीं आ रहा था। लेकिन फिर एक पानी पिया और सांस लिया और दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया। जब आप उन हम ना अक्सर लेंथी स्टेटमेंट्स देख के भी हम परेशान हो जाते हैं कि इतनी तीन तीन चार चार लाइनों की एक एक स्टेटमेंट है और उसके भी पार्ट्स हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं। तो आप जब आप उसको 2 से 3 दफ़ा एक क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो आपको समझ आता है कि वो पूछना चाह क्या रहा है। आप फिर उसको पकड़ो और उसी को ही बताओ, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आई थिंक इत बहुत ज़्यादा देखने में मुश्किल था, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि आप लिख नहीं सकते। तो मैंने वही पेपर लिखा है, और अब मुझे लगता है कि अच्छे मार्क्स आ गए थे पब्लिक एड में। मेरा वैसे इंटरेस्ट भी था पब्लिक एड में, जितना मुझे लोगों ने डराया था, तो फिर उस हिसाब से मैंने पढ़ा भी बहुत था। और मैंने इवन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे निम्रा ने कि आपने 12 सेक्शंस तैयार किए थे, तो ये तो बहुत लेंथी सिलेबस बनता है। जी, लेंथी सिलेबस बनता है, 12 सेक्शंस अगर आप पढ़ते हो इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। लेकिन जब आप सारा का सारा सिलेबस तैयार करते हो ना इसका, फिर आपको ये होता है कि आप सिर्फ उस टॉपिक का नहीं लिखते, फिर आप इससे जो आपके
पूरे माइंड में एक स्केच होता है पूरे सिलेबस का, आप उससे भी लिखते हो, आप और चीजें भी ऐड करते हो। बाकी यह है कि मैंने ना पीएमएस भी दिया था इससे पहले, तो पीएमएस में भी मैंने पब्लिक ऐड रखा था। तो उसमें पेपर, दो पेपर्स होते हैं पब्लिक ऐड के। तो उसमें भी मेरे पब्लिक ऐड में अच्छे मार्क्स थे। तो मेरा उससे भी बहुत फायदा हो गया, क्योंकि वहां मैंने दो पेपर थे, यहाँ पे एक पेपर था। पब्लिक एड, मेरे जो टीचर थे वो ये बताते थे कि पब्लिक एड का जो इन शॉर्ट मतलब है ना, वो है गवर्नमेंट इन एक्शन। ठीक है। तो पब्लिक एड होता है गवर्नमेंट इन एक्शन। तो न्यूज़पेपर का जिस तरह आपको आयशा ने भी बताया कि गवर्नमेंट की स्कीम्स का इन्होंने आपको बताया, तो न्यूज़पेपर्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको पता होना चाहिए कि करंटली गवर्नमेंट कैसे इन एक्शन है। आयशा, आपने जेंडर स्टडीज को किस तरह कवर किया, कैसे तैयार किया? सर जेंडर स्टडीज के लिए मैंने ना कोई भी बुक नहीं यूज की, मैंने जेंडर स्टडीज का सिलेबस डाउनलोड किया था। और मैंने उसका हर टॉपिक को ना, सबसे पहले मैंने उसको समझने की कोशिश की आसान तरीके से, क्योंकि मेरा पहले था मैंने ना इन्वायरमेंटल साइंस पढ़नी है, मैंने उसी के लेक्चर्स लिए थे। लेकिन ना जीएसए ने मुझे इतना तंग कर दिया क्रैम करते हुए, तो फिर मैंने कहा नहीं है, मैं ना जेंडर स्टडीज पढ़ूंगी। तो जेंडर स्टडीज का एक एक टॉपिक को जो तैयार करने के लिए ना, मैंने सबसे पहले तो चैट जीपीटी से सिर्फ मतलब समझा कि उस टॉपिक का मतलब क्या है। और उसके बाद फिर कमिंग अप टू द उसके जो है कंटेंट्स के, और उसका जो सिलेबस है, और उसके क्या नोट्स वगैरह जैसे बनाने थे, वो एक एक टॉपिक को पकड़ के आर्टिकल्स मैंने सर्च किए, उस पर उन आर्टिकल्स को जो बेस्ट पॉसिबल पॉसिबल वे में शॉर्ट किया जा सकता था उसको करके मैंने नोट्स बनाए उस पे। तो इस तरह मैंने किया, ये सारा मैंने ऑनलाइन इधर उधर से जहाँ से मुझे अच्छा लगता था वहाँ से मैंने इसको प्रिपेयर करने की कोशिश की है जेंडर स्टडीज़ को। जेंडर स्टडीज़ भी अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके कितने मार्क्स आए हैं जेंडर स्टडीज में? सर जेंडर स्टडीज़ में मेरे 60 मार्क्स आए। ये इस दफा हिट तो नहीं हुआ? क्योंकि जी जी। पहले की निस्बत। जी जी सर, ये इस दफ़ा हिट हुआ है, जेंडर स्टडीज़ भी हिट हुआ, जो मैंने सब्जेक्ट्स रखे हैं उसमें से पॉलिटिकल साइंस भी हिट था, और जेंडर स्टडीज़ भी हिट हुआ था, दोनों ही हिट हुए थे। सही सही, इसीलिए जो है ना वो फिर आपका थोड़ा सा पीछे हो गया। जी जी, इसीलिए सर। और आपने कौन सा रखा था ऑप्शनल? और मैंने इसके अलावा रखा था क्रिमिनोलॉजी और पंजाबी। क्रिमिनोलॉजी को आपने, क्योंकि वो भी हिट ही हो रहा है पिछले जी दो जी। तीन सालों से, जी। तो उसको आपने किस तरह तैयार किया? सर क्रिमिनोलॉजी को तैयार करने का जो मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका है ना, वो ये है कि आप पहले तो आपके पास जो गाइड बुक है वो तो है ही है, उसमें आप सब टॉपिक्स और जितने भी हैं वो देखो। उसके बाद फिर आपने ना नोट्स मेकिंग की तरफ जब मैं आई थी ना क्रिमिनोलॉजी की, वो भी मेरा ज़्यादा यही ट्राई होता था कि मैं ना ऑनलाइन नोट्स सर्च करूँ, या ऑनलाइन मैं चीज़ें देखूँ जो कि मैं अपने मटेरियल के अंदर ऐड कर सकूँ, जिससे मेरा ना डिस्टिंग्विश हो सके। और मुझे याद है मैंने क्रिमिनोलॉजी बहुत थोड़े टाइम में तैयार की थी, बहुत मेरे पास कम टाइम रह गया था, तो मैंने क्रिमिनोलॉजी फिर तैयार की। तो क्रिमिनोलॉजी का भी मेरा यही जेंडर स्टडीज वाला ही तरीका था क्रिमिनोलॉजी तैयार करने का ही, कि मैं एक एक टॉपिक पकड़ती थी, उस पे मैं मटेरियल कलेक्ट करती थी और साइड पे लिखती जाती थी, और ट्विटर वगैरह मैं यूज़ करती थी, और फिर जो उनसी भी केस स्टडीज होती थी ना, मैं वो अंदर ज़रूर ऐड करती थी केस स्टडीज को। केस स्टडीज आपके ना जो पेपर है उसको डिफरेंशिएट कर देता है, और जो लेटेस्ट जो क्राइम्स न्यूज़ में चल रहे होते थे वो अगर आप लिखते हो ना, तो वो बड़ा एक अच्छा देता है एक ये तरीका था क्रिमिनोलॉजी को तैयार करने का। बाकी मैं सबको यही कहती हूँ कि आपके पास बुक्स है, मटेरियल तो बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन आपने पेपर में क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। और पेपर में अगर आप एग्जांपल्स देते हो ना, पेपर को आप ब्लैक ब्लू करके आते हो, तो वो एक बहुत अच्छा जाता है। और अगर आप हेडिंग्स डिटेल में लिखते हो ना, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने पेपर को डिफरेंशिएट करने का। मटेरियल तो आपको ऑनलाइन बहुत पड़ा हुआ है, हर हर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा आपको।
तो वो मैटर ये करता है आपने उसमें से निकालना क्या है। कोई बुक कंसल्ट नहीं किया आपने क्रिमिनोलॉजी के लिए? नहीं सर, मैंने क्रिमिनोलॉजी के लिए मेरे पास वैसे दो बुक्स थी, एक नोवा की थी और एक वर्ल्ड टाइम्स की थी, लेकिन उनको मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा यूज करती होती थी, समझने के लिए मैं यूज करती होती थी। बाकी अपने डालने के लिए मैं केस स्टडीज और ये सारी चीजें मैं इंटरनेट से ही लेकर लेती होती थी। अच्छा, इनके नोट्स बनाने में कितना टाइम लगा आपको? जेंडर स्टडीज़ के और क्रिमिनोलॉजी के कितना कितना टाइम लग जाता था इन सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने में? सबसे पहले सर मैंने ना पब्लिक एड के स्टार्ट किए थे नोट्स बनाने। तो उसमें मुझे तकरीबन पब्लिक एड के लिए मुझे तकरीबन 25 दिन लगे थे, क्योंकि मैंने सारा प्रिपेयर किया था। इसके अलावा फिर इसके बाद फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट की थी। पॉलिटिकल साइंस में मुझे तकरीबन से तकरीबन 30 दिन लग गए थे, क्योंकि उसमें दोनों पेपर्स थे। और जो क्रिमिनोलॉजी थी ये मैंने आई थिंक 15 दिन के अंदर की है। और जेंडर स्टडीज मैंने अ, वो मैंने उसके ना सॉफ्ट में नोट्स बनाने की कोशिश की थी। तो उसको मैंने तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया था समझ के। और पंजाबी है उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था, उसमें मुझे 25 दिन लगे थे, 20 से 25 दिन तैयार करने के लिए। पंजाबी को आपने कैसे तैयार किया? सर पंजाबी को मेरे पास एक ही बुक थी, मैंने अगुवाई से ही तैयार किया पंजाबी को। तो लेकिन ये है कि मैंने ना क्वेश्चंस पंजाबी में हम ऐसे करते हैं, थेरीज वाले क्वेश्चंस इग्नोर कर देते हैं। मैंने थेरीज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार किए थे, और थेरीज वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे मैंने पेपर में। तो मेरे जिस साल मेरा पंजाबी वाला है, उस साल भी कुछ बच्चों के कम स्कोर आया है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का भी। लेकिन मेरे इसमें 73 मार्क्स थे। तो मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, पंजाबी को भी मैंने थ्रू आउट तैयार किया था। एक पोर्शन छोड़ा था मैंने, वो शायद जिसमें कहानियों वाला, आई थिंक पता नहीं नोवेल वाला पोर्शन वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो वो पोर्शन छोड़ा था, बाकी सारा मैंने अच्छे से तैयार किया था। हर साल एक क्वेश्चन ना वो पिछोकड़ वाले चैप्टर से तो आता ही है, तो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। वो कुछ काफी बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो अगर आप वो अटेम्प्ट करते रहो तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर पे, तो कि इसने थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। और मेरी पंजाबी की लेंथ ना कभी इतनी ज्यादा नहीं मैंने लिखी, मैंने पीएमएस पंजाब में भी मैंने पंजाबी पढ़ी है, उस दोनों में मेरे 72 मार्क्स आए थे। तो मैं 6 से 7 पेजेस के दरमियान ही एक क्वेश्चन लिखती हूँ, और मैं प्रेफर करती हूँ थेरी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस तरह से ये तरीका था पंजाबी का। अच्छा, आपकी रूटीन क्या होती थी जब आप तैयारी कर रही थी? तो पर डे कितना टाइम आप लगाती थी रिटन प्रैक्टिस के लिए? किस तरह टाइम निकालती थी? कैसे आपने तैयारी की? यानी कंपलसरी सब्जेक्ट्स को आपने पहले कवर किया या ऑप्शनल्स को कवर किया या इकट्ठे मिक्स करके कवर किया? कवर तो सर मैंने मिक्स करके किया था, एक एक ऑप्शनल स्टार्ट होता था, और कंपलसरी तो स्टार्ट ही रहते हैं, वो तो एंड तक नहीं कंप्लीट होते, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका चलता ही रहता है। तो बाकी ये है कि मैंने जो है मेरी रूटीन क्या थी। रूटीन ये थी कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और रात को भी मैं जल्दी ही सोती हूँ। तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठ जाया करती थी नमाज के साथ, नमाज के बाद फिर मैं 2 घंटे, नाश्ते से पहले पहले 2 घंटे पढ़ लिया करती थी। फिर नाश्ते के बाद मैं स्टार्ट करती थी 10 बजे दोबारा से पढ़ना, 10 बजे से लेके 2 बजे तक पढ़ती थी। उसके बाद 2 बजे के बाद फिर खाना वगैरह खाना, नमाज पढ़नी और सो जाना। सो के उठ के फिर दोबारा से 3 घंटे पढ़ के, 2 से 3 घंटे पढ़ के दोबारा सो जाया करती थी। तो ये तकरीबन से तकरीबन 8 से 9 घंटे बन जाते हैं जो आप रूटीन में फॉलो करते हो। जब जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हो ना, तो फिर आपके ये आवर्स बढ़ जाते हैं। जब आपके बिल्कुल ही एक महीना रह जाता है, फिर आपको 12 12 घंटे भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम आप रिटर्न की प्रैक्टिस भी कर रहे होते हो। और रिटर्न की प्रैक्टिस मैंने अक्टूबर में स्टार्ट कर दी थी। मैंने कंपलसरी अक्टूबर पूरा मैंने ना कंपलसरी का ही वो दिया है, पेपर्स लिखे हैं कंपलसरी के। और फिर मेरा भी उस टाइम पे मेरा भी जेंडर स्टडीज रहता था, मैंने अभी जेंडर स्टडीज नहीं किया था, पहले मैंने रिटर्न की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। और अक्टूबर में कंपलसरीज किए, उसके बाद फिर मैंने अपने ऑप्शनल्स कंप्लीट किए। और ऑप्शनल्स का मैंने सिर्फ एक एक पेपर लिखा था, लेकिन जो कंपलसरी था उसके मैंने टॉपिक वाइज लिखा था। जैसे पाकिस्तान अफेयर्स को बहुत ज़्यादा लिखा था, करंट अफेयर्स को, जीएसए को, और ऐसे और इस्लामियात।
अच्छा, ये आपने सब जब टॉप। पेपर, सॉरी, जी आप जी। बात कंप्लीट सर कर लो। ये वाले जो कंपलसरीज है मैं सबको ये कहूंगी कि इनको टॉपिक वाइज लिखो। लेकिन जो ऑप्शनल्स हैं, अगर वो आपकी अच्छी ग्रिप है ऑप्शनल्स की, तो फिर आप ऑप्शनल्स को लिखो। हाफ बुक दे लो और फुल बुक दे दो, लेकिन मॉक्स जरूर दो पेपर में जाने से पहले। ये बहुत नेसेसरी होता है मॉक्स देना। अच्छा, अच्छा एक बच्चे ने आप, क्वेश्चन पूछा है, निम्रा जी ने। जी, निम्रा ने पूछा, आप एवेल्युएट एवेल्युएट मैं अपने टीचर से करवाती थी। अच्छा अच्छा, एक और इनका एक क्वेश्चन है निम्रा का, कि पेपर में आपके क्वेश्चंस की लेंथ कितनी होती थी? पेपर में क्वेश्चंस की लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में क्वेश्चंस की लेंथ ना, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि हर को आप इक्वल दे सको। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन होता था ना, वो मेरा 8 से 9 के दरमियान जाता होता था, काफी दफा 10 भी चला गया था, जबकि मुझे लगता है 10 जाना ना थोड़ी गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि अगर आप एक 10 का लिख रहे हो, फिर आपको सब 10 के लिखने पड़ते हैं, फिर ही आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। तो पहला मैंने 10 का चला जाता था, बाद में 8। मुझे लगता है स्टैंडर्ड 8 होना चाहिए। अगर आप 8 में अच्छे से लिख पा रहे हो ना, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। पीएमएस में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लिखना पड़ता है इससे, सीएसएस से। और सीएसएस के लिए 8 पेज ठीक है। 8 पेज यानी 8 साइट्स? यस सर, 8 साइड्स। 8 साइट्स, क्योंकि एक पेज के ऊपर 2 साइड्स होती है ना। जी सर। जी सर, 8 साइड, सॉरी, 8 साइड्स लिखो आप। अच्छा आयशा, आप जब तैयारी कर रही थी तो तब आप डीमोटिवेट भी होती होंगी, क्योंकि 12 पेपर्स हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, फिर रिटन प्रैक्टिस भी है। तो डीमोटिवेशन को, या जब भी आपका मोराल डाउन होता था, एनर्जी लो होती थी, तो किस तरह आप उसे बूस्ट करती थी? जी सर। सर अब मुझे लगता है मोटिवेशन इज इट सेल्फ इज नॉट सस्टेनेबल, जो आपको हर हर टाइम रहती है। आप इंसान हो, आप कभी कभी डिमोटिवेट भी होते हो, कभी लो भी होते हो। तो जो 8-9 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आप, मुझे लगता है डेली, ऐसे नहीं हो सकता कि आप डेली ही 8-9 घंटे पढ़ सको। रफ रूटीन मेरी यही थी, 8-9 घंटे वाली। लेकिन उसमें ये होता था, ऊपर नीचे हो जाता था, कभी 5 घंटे भी हो जाते थे, कभी 4 घंटे भी हो जाते थे। और अपने आप को कैसे आपने मोटिवेट रखना है इस रूटीन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा पढ़ो, मैं कहती हूँ कि आप रोज पढ़ो, ये बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने ना पढ़ा हो ना, आपके अंदर एक वो, एक होनी चाहिए, एक पेन होनी चाहिए कि आज मैंने क्यों नहीं अपनी स्टडीज को टाइम दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये है कि मैंने ना जब सीएसएस स्टार्ट किया था ना, मैंने बहुत सी चीज़ों को रिजेक्ट करके सीएसएस स्टार्ट किया था। क्योंकि मेरे अपनी फील्ड में मेरा रिसर्च वर्क बहुत अच्छा था और बहुत स्ट्रॉन्ग था रिसर्च वर्क। उसकी बेस पर मुझे इटली में भी स्कॉलरशिप मिल गया था, मुझे इवन केएसए में मिल गया था, नस्ट में भी मैंने टॉप किया था मेरिट पोजीशन वाइज इन एमएस। तो मैंने इन सब चीज़ों को रिजेक्ट करके मैंने सीएसए स्टार्ट किया था। उस टाइम मुझे कुछ लोग कहते थे, ये गलत कर रही हो आप इटली में स्कॉलरशिप अपना रिजेक्ट कर रही हो, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, नहीं करना चाहिए। तो जब मैंने ये चीज़ें रिजेक्ट करके स्टार्ट किया था ना, तो मुझे पता था अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब यही है जो मैंने करना है। ना मैं कोई जॉब कर रही थी, ना कुछ और था। तो फिर मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, या तो करना है या तो फिर मरना है। तो ये तरीका था मेरा। तो इसलिए मेरी यही इट सेल्फ एक मोटिवेशन थी कि मैं बहुत चीज़ों को छोड़ आई हूँ, और बहुत से लोगों ने मुझे ये कह दिया कि आप गलत कर रही हो। तो फिर अब मैंने गलत प्रूफ करना था, तो इस वजह से किया। बाकी ये है कि मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मुझे, जब भी मैं, मेरा मोराल डाउन होता था, वो मुझे कहते रहते थे कि आपका तो होगा, आप प्रिपेयर करते रहो, आपका होगा। तो इस तरह से मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा। आपने तो नहीं कोई सिफारिश करवाई? क्योंकि हर बंदा यही समझता है कि सिफारिश के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो आपने किसकी फिर सिफारिश करवाई? सर मैं सर मैंने तो कोई सिफारिश नहीं करवाई। कोई सिफारिश नहीं होती यहाँ पे। मेरे पास कोई सिफारिश है भी नहीं थी। डियर ये स्टूडेंट्स, आप खुद सुन लें कि सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ये जो आपके माइंड में बात बनी होती है ना कि ये सिफारिश चाहिए, सीटें बिकी होती हैं, रेफरेंस चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं होता। जी आयशा। सर मैं यही बताना चाह रही हूँ कि सीएसएस के एक ऐसा एग्जाम है पाकिस्तान में, जो कि टोटल मेरिट बेस पे होता है, टोटल मेरिट बेस पे।
इसमें बिल्कुल भी 1% भी कहीं भी सिफारिश नहीं होती। ये आपकी कंपटीशन में होता है, आपके कंपेटिटर्स कौन से लोग हैं, आपने उनसे compete करना है। बस इसमें यही है। अपने आप को इस ये सोच है इससे निकाल दो। तो पीपीएससी में होती सिफारिश, बच्चे पूछ रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया पीपीएससी में होती है सिफारिश के नहीं होती, नहीं वैसे होती, मेरा नहीं होती पीपीएस इस पीपीएससी का भी सिफारिश। मेरा एक एग्जाम क्लियर है। लेकिन उसका भी इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता उसमें भी होती है सिफारिश। अच्छा आयशा, आगे इंटरव्यू की तरफ हम जाते हैं उससे पहले ना एक सवाल आया है ऐसे का। डियर स्टूडेंट, ऐसे की हमने बात की थी कि ऐसे 2500 से 3000 वर्ड्स का लिखना है। तो ऐसे के ऊपर वो रूल 8 साइड्स वाला लागू नहीं होता। वो तो जो बाकी सब्जेक्टिव पेपर्स हैं जिनके ऊपर वो क्वेश्चंस आती हैं उनके ऊपर जो है वो लागू होता है। ऐसे के ऊपर जो है वो लागू नहीं होता। ठीक है। अच्छा आयशा, आपका रिटर्न का जो था वो आ गया, और रिटर्न स्टेप 2 आपका क्लियर हो गया। अब स्टेप 3 क्या था और 4 क्या था? तो रिटर्न जब आपका हो जाता है ना, उसके बाद आपका फेज आता है इंटरव्यू फेज। तो इंटरव्यू जो फेज होता है ना, उसमें सबसे पहले आपका वो फेजेस 3 चीजों में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल होता है। काफियों का मेडिकल पहले हो जाता है, काफियों का साइकोलॉजिकल पहले होता है, मेरा साइकोलॉजिकल पहले हुआ था। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है। फिर आपका जो थर्ड फेज है वो है फाइनल, आपका इंटरव्यू पैनल। जो आपका फाइनल पैनल बैठता है, आपका इंटरव्यू लेता है। 3 स्टेप्स में होता है। तो जो साइकोलॉजिकल है वो भी बहुत मैटर करता है इस साल। जो है साइकोलॉजिकल मुझे लगता है बहुत अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस वाली चीज़ रही है। क्योंकि मेरे साथ ही एक बच्ची थी जिस बिल्कुल ही मेरे से आई थिंक 1 नंबर छोड़ के 1 नंबर पहले गई थी। उसका रिटर्न में स्कोर मतलब 710 स्कोर था, लेकिन उसको इंटरव्यू में वो फेल कर दिया गया, क्वालिफाई नहीं किया गया इंटरव्यू में। तो जो मुझे अंदाजा लगाया है ना कि साइकोलॉजिकल का जो पर्पस है ना, वो मार्क्स नहीं है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल की रिपोर्ट है ना, वो एग्जामिनर के जो आपके इंटरव्यू पैनल के पास जाती है, तो वो एक परसेप्शन से बैठते हैं आपके पास कि ये बच्चे का माइंडसेट या है क्या। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका साइकोलॉजिकल अच्छा हो। और जो आप फाइनल इंटरव्यू दो तो उसमें भी आप कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे रहो। और ये साइकोलॉजिकल में होता क्या? अच्छा, साइकोलॉजिकल में होता है क्या, मैं बता देती हूँ। साइकोलॉजिकल में ये होता है कि आपका फुल डे होता है, आपकी एक्टिविटीज होती हैं। आपकी ग्रुप एक्टिविटी होती है, आपकी इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है। जो ग्रुप एक्टिविटीज होती है ना, और रिटर्न एक्टिविटीज होती हैं। जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं उनमें ये होता है कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, एक स्टेटमेंट दी जाती है जो इटसेल्फ एक प्रॉब्लम होती है। आपने ग्रुप में बैठना होता है, 10 लोगों का ग्रुप होता है। आपने उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना होता है, और साइकोलॉजिस्ट सामने बैठे होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं कि आप एक ग्रुप में किस तरह से बात करते हो, आप कितने कोऑपरेटिव हो, और आप कितने आप लीडरशिप क्वालिटीज आप में हैं कि नहीं हैं। अब अगर आप उसमें लोगों को काट भी रहे हो तो ये भी एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है, और अगर आप बोल ही नहीं रहे तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। आप किस तरह से ग्रुप को साथ लेके चलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका पर्पस ये है। उसके बाद आपकी जो इंडिविजुअल होती है उसमें ये होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, और आपको ही वो देख रहे होते हैं कि आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, नर्वस तो नहीं हो रहे, और उसमें आपको 2 मिनट के अंदर अंदर उस टॉपिक पे 1 या 2 मिनट बोलना होता है। तो हम मेरे पास जो टॉपिक आया था वो ये था, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉब्लम्स, ये आया था। तो इसके बाद जो होती है रिटर्न एक्टिविटीज, उसमें आपसे अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप किसी रोल में लीडर हो तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे ट्रीट करोगे। आपने जो आखिरी बुक पढ़ी थी उसका नाम क्या था, और उसमें आपने क्या सीखा। इस तरह के क्वेश्चन हैं। आप अपने टीचर्स को कैसे देखते हो, आप फ्यूचर में क्या रोल करना प्रेफर करोगे, इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। और आपके साथ में ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, आपको इस तरह आता है अक्सर। कलर पेंसिल्स भी होती हैं, लेकिन मेरी दफ़ा नहीं थी, तो उसमें ये था ड्रॉ योर सेल्फ। तो ड्रॉ योर सेल्फ करना होता है। और इसके बाद फिर आपका एक पुल होता है, आपका साइकोलॉजिस्ट के साथ एक इंटरव्यू होता है छोटा सा, 20 से 25 मिनट का। उसमें वो आपका पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं, आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था पैलेस्टाइन और हमास के बारे में, कि हमास को आप कैसे देखती हो।
कि वो एक टेररिस्ट आप समझती हो कि नहीं समझती। फिर आप वो पूछने लग गए थे कि आप किस स्कॉलर को सुनती हो, इस्लामिक स्कॉलर को सुनती हो। फिर उन उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने लग गए थे, इस्लामिक स्कॉलर ये वाला अगर सुनती हो तो फिर ये तो ये कहता है, आप ये मानती हो कि नहीं मानती। इस तरह की चीजें साइकोलॉजिकल में पूछी जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड होती हैं, उसमें कुछ रटने वाला नहीं होता। समझ आ गई साइकोलॉजिकल की सबको? अच्छा, एक सवाल है कि आपने उसको किस तरह टैकल किया था, वो प्रोप वो जो भी था, जो जिसके ऊपर आपने बोलना था। सर उसको टैकल सबसे पहले तो मेरे से उन्होंने पूछा था आप इस्लामिक स्कॉलर को किसको सुनती हो, मैंने नाम ले लिया साहिलुद्दीन का। अब मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, हो जाता बंदा कंफ्यूज। उससे फिर मेरी बात आगे चल पड़ी, उन्होंने कहा अच्छा उनका जो स्टेट, उनका नैरेटिव क्या पैलेस्टाइन के बारे में ना। मैंने कहा कि उनका नैरेटिव ये है कि पैलेस्टाइन स्टेट जो है पूरी की पूरी जो वहां पे रहते हैं उन्हीं लोगों की है। कहते हैं अच्छा तो ये स्टेट नैरेटिव है कि नहीं है। मैंने कहा नहीं ये स्टेट नैरेटिव नहीं है, स्टेट तो कहते हैं टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि आप हमास को कैसे देखते हो। मैंने कंडेम किया जो उनका अटैक है, जो उन्होंने स्टार्ट किया अटैक। मैंने कहा ये अटैक बिल्कुल कंडेम करने वाला अटैक है, क्योंकि ये भी ह्यूमन राइट की वॉयलेशन ही कर रहा है ये अटैक भी। तो इस तरह से मैंने, आपने जो स्टेट का नैरेटिव है ना आपने वही देना है, आपने अपना नहीं देना। आप अपना दोगे तो आप हंसोगे। जो स्टेट कहती है आपने वही बताना है। एक वो जो प्रॉब्लम्स वाला था जिसके ऊपर आपने बोलना था, जो इंडिविजुअल एक्टिविटी थी, उस टॉपिक का शायद उन्होंने पूछा था। अच्छा वही, अच्छा उसमें प्रेशर कैसे हैंडल किया वो भी इम्पोर्टेंट है। वो प्रैक्टिस से हैंडल होता है। आप जब इंटरव्यू फेज में आते हो ना तो आप ऐसी साइकोलॉजिकल की प्रैक्टिस करते हो। तो उसको मैंने अब इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल डोमेन वाइज ही किया था कि हम कैसे हमारी सेल्फ क्यों, हम क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने प्रॉब्लम के लिए। तो आप उसको पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक में डिवाइड कर लो, और उसमें एक एक लाइन तीनों की बोल दो, वो टॉपिक कवर हो जाता है उस टाइम के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं आंसर क्वेश्चंस, बिल्कुल आपने इंग्लिश में ही बात करनी होती है। साइकोलॉजिकल की एक्टिविटीज में अक्सर वो कह देते हैं बाइलिंगुअल भी है, मतलब आप उर्दू बोल लो या इंग्लिश बोल लो। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी उस टाइम पे एक आपसे उर्दू में सवाल कर रहा होता है और एक आपसे इंग्लिश में सवाल कर रहा होता है। आपने ये देखना होता है जो उर्दू में कर रहा है आपने उसको उर्दू में जवाब देना है, जो इंग्लिश में कर रहा है आपने उसको इंग्लिश में जवाब देना है। वो ये भी एक ट्रिक होती है उनकी। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसे होता है कि एक बहुत कोऑपरेटिव होता है आपके साथ और एक बड़ा रूड होता है आपके साथ। वो भी आपको देखने के लिए होता है कि आप क्या अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करते हो, या आपको अगर कोई कोऑपरेटिव लगता है आप बिल्कुल ही उससे इन्फ्लुएंस ना हो जाओ। इस तरह भी आपने ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। और जो फाइनल इंटरव्यू होता है वो आपने सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, उसकी लैंग्वेज उसका मीडियम उर्दू नहीं होता। चलिए अब फाइनल इंटरव्यू की तरफ आते हैं। आपने अपने फाइनल इंटरव्यू, क्योंकि सबका एक सवाल होता है स्पेशल लड़कियों का, ड्रेसिंग का, आपने क्या पहना था? सर फाइनल इंटरव्यू में मैंने पहना था ग्रीन कलर। ग्रीन ग्रीन कलर की मैंने शर्ट, और साथ में मैंने पहनी थी ट्राउजर पहना था। और साथ में मैंने ग्रीन के साथ ब्लैक कलर के शूज पहने थे, और वॉच सिल्वर, और एक रिंग पहननी थी सिल्वर। और कोई भी पर्ल वाले आप लड़कियों को कह रही हूँ, पर्ल वाले आप इयररिंग्स भी पहन सकते हो। इयररिंग्स नहीं, छोटे छोटे टॉप्स टाइप होते हैं। प्रेजेंटेबल लगने चाहिए, और आपका इंटरव्यू का सूट ना ऐसा ना हो कि आप बाद में आप कहो कि ये तो मैं पहन ही नहीं सकता। मतलब थोड़ा प्रेजेंटेबल और अच्छा होना चाहिए आपका, सही लगे आप पे पहना हुआ। शूज़ ये की था। भी कैटेगरी बता दें, किस टाइप के शूज़ पहने थे, ये बड़ा मसला बन शूज, जाता है। जी सर। शूज सर मैंने पहने थे थोड़ी सी हील वाले, ब्लॉक हील वाले, और आगे से बंद थे। मतलब पीछे और आगे से बंद थे, और छोटी सी ब्लॉक हील थी ब्लैक कलर के। और जो लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं, जिनकी एलोकेशन हुई है, उन्होंने क्या पहना हुआ था? सर तकरीबन तकरीबन जो मेरे साथ जो बच्चे थे, तकरीबन ऐसा ही था। किसी ने ब्लू पहना हुआ था, किसी ने ग्रीन पहना था, किसी ने वो जो कलर होता है ना पर्पल ना पिंक, वो पहना हुआ था। और किसी ने कोट पहना हुआ था, किसी ने नहीं पहना था। आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस आप प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। मुझे लगता है कपड़ों का मकसद यही होता है कि आप प्रेजेंटेबल लगो। बाकी यह कि कुछ लोग ना वो कलर भी पहनते हैं, लाइट कलर्स भी पहनते हैं। मैंने एफपीएससी की जो ड्रेस कोड है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है शेड्स ऑफ ब्लू ग्रीन एंड ग्रे, तो मैंने इसलिए ग्रीन
प्रेफर किया था। वैसे मैंने बनाया तीनों ही शेड्स थे, ब्लू भी बनवाया था, ग्रीन भी बनवाया था, ग्रे भी बनाया था। ग्रे मैंने साइकोलॉजिकल के लिए पहना था और ग्रीन मैंने फाइनल के लिए पहन दिया था। ब्लू से मैंने मॉक्स वगैरह दे लिए थे। इस तरह से कर लिया था। बाकी कुछ लोग ये टी पिंक लाइलैक कलर इस तरह भी पहनते हैं, वो बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं। तो ये मिक्स एंड मैच ही है। बस प्रेजेंटेबल लगो और अच्छे लगो, लेस वाले ना हो कपड़े, और ये जिसमें ये सितारे सितारे लगे हों, एम्ब्रॉयडर्ड इस तरह के ना हो। प्लेन हो, वन कलर हो, और मोनोटोन हो। आप लगो आप एक ऑफिसर चल के आ रहा है कमरे में। आयशा, ये आपका पहला इंटरव्यू था। वैसे तो आपने मॉक दिए होंगे। ये आपका पहला इंटरव्यू था, तो दिल जो है ना वो इंसान का, वो बाहर आ रहा होता है। बेशक जी सर, जितना भी ऐसे ही। कॉन्फिडेंस हो, आपने किस तरह अपने दिल को दबा के जो था वो रखा हुआ था, उसको अंदर ही दबाया हुआ था? किस तरह आपने एनजाइटी को, प्रेशर को कंट्रोल किया? सर जिस दिन तक तो मेरे मॉक्स चलते रहे ना, मुझे तब तक तो बहुत एंजाइटी रही है, लेकिन जिस दिन मेरा फाइनल इंटरव्यू था ना, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उस दिन एंजाइटी खुद ही खत्म हो गई। जब मैं फाइनल इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी ना, मैंने यही सोचा था कि ठीक है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं। इस तरह माइंडसेट से जाओ कि आपको ये ना लगे कि आप अगर ये नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि मेरे हालात ऐसे ही थे कि नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को यही समझाया था कि कोई बात नहीं, पहला इंटरव्यू देने जा रही हूँ, और अच्छे से जो मुझे आता है मैं अच्छे से बताऊंगी। बाकी जो उनका उनका जो है ना, पैनलिस्ट बैठे होते हैं, वो भी बड़े कोऑपरेटिव होते हैं। वो पहले आप जाते हो, आपको 1-2 मिनट देते हैं कि आप ना अच्छे से सांस वगैरह ले लो, पानी भी आपके सामने पड़ा होता है, आपसे पूछते हैं आर यू ओके, आप ठीक हो अच्छे से। वहां जाके आप ना ठीक हो जाते हो, नॉर्मल हो जाते हो। और एफपीएससी ने जो इन्वायरमेंट भी वहाँ क्रिएट किया था ना, हमें लगता है पता नहीं कितनी हाई पे इंटरव्यू की या क्या है, वहां पे जाके आप बिल्कुल सेटल हो जाते हो। आपको लगता है कि अच्छा नॉर्मल ही है, बस आप इंटरव्यू ही दे रहे हो। इस तरह होता है। बाकी ये है कि उससे पहले दिन तक तो मुझे बहुत एंजाइटी थी। इवन जब मैं सुबह तैयार होके जा भी रही थी, मुझे बहुत एंजाइटी थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची, मैं बच्चों से मिली, सबसे बातें वगैरह की, और मैं इंटरव्यू देने के लिए अंदर गई, तब तक मैं नॉर्मल हो गई थी। और चेयरमैन साहब भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी स्टार्ट बड़ा मतलब अच्छे से लेने की कोशिश की कि शायद पता भी चल जाता है उनको कि ये बच्चा ना पहली दफा आ रहा है, सामने बैठा है, या ये बच्चा वो बच्चा है जो ट्रेंड बच्चा है, जिसने कितने इंटरव्यू दिए हुए हैं। वो इस पर्सपेक्टिव से देख के ही इंटरव्यूज लेते हैं आपके। आपका इंटरव्यू किस तरह स्टार्ट हुआ, किस सवाल से स्टार्ट हुआ और किस पे एंड हो गया? यानी पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें आप। जी सर, हमारे 3 पैनलिस्ट थे। जो सबसे पहले चेयरमैन ने स्टार्ट किया, उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने स्टार्ट कर मेरे से क्वेश्चन पूछा, मेरी हॉबीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। मैंने हॉबीज़ में लिखी हुई थी पेपर क्राफ्टिंग और साथ में पॉडकास्ट। उन्होंने पूछा "आप किस टाइप की पॉडकास्ट देखती हो"। ठीक है, ये अब उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। मैंने पॉडकास्ट का नाम बताया कि ये देखती हूँ, ये देखती हूँ। उन्होंने उसमें से एक पॉडकास्ट सिलेक्ट कर ली कि इस पॉडकास्ट को आप क्यों देखती हो, इसका पर्पस क्या देखने का, मैंने बताया। उसमें गेस्ट किस तरह के आते हैं, ये पूछा उन्होंने। ये 2-3 चीजें यही हो गई। और इसके बाद फिर वो उन्होंने स्टार्ट किया मिडिल क्लास इन पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि जो मिडिल क्लास पाकिस्तान में है, वो कॉन्टिन्यूसली वो रेशो उनकी श्रिंक क्यों हो रही है, और वो लोअर मिडिल क्लास में क्यों जा रहे हैं? आपको लग रहा है जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? यस और नो उन्होंने पूछा, यस और नो। मैंने कहा जी जा रहे हैं, यस। तो कहते क्यों वो पॉवर्टी की तरफ क्यों जा रहे हैं, श्रिंक क्यों हो रही है? फिर उस पे मैंने रिपोर्ट एक बताई वर्ल्ड बैंक की, कि अभी वो उस टाइम पे लेटेस्ट ही रिपोर्ट आई थी मिडिल क्लास के बारे में, कि वो पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं। तो वो मैंने रिपोर्ट बताई, और मैंने रीजंस बताई कि क्या इकोनॉमिक रीजंस हैं, किस तरह से पॉवर्टी बढ़ रही है, ये वो। उसके बाद फिर कट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो क्या है। उसके बाद उसको कहा कि अब इंडिया का क्या है। तो मैंने फिर बताया कि पाकिस्तान का है फर्स्ट यूज, और इंडिया का नहीं है, इंडिया की नो फर्स्ट यूज, पाकिस्तान का फर्स्ट यूज क्यों है, उन्होंने ये मेरे से रीजन पूछे। उसके बाद उन्होंने एक और पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे देखते हो, जर्नल विल क्या होता है, आप जर्नल विल को कैसे देखते हो। इसके बाद उन्होंने स्टॉप कर दिया। इसके बाद जो दूसरे टीचर थे उनके पास आया, दूसरे पैनलिस्ट थे, वो थे सर शुएब दस्तगीर साहब।
उन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले मेरी हॉबी से पेपर क्राफ्टिंग, कि आपको पेपर क्राफ्टिंग क्यों पसंद है, आप क्यों करती हो, उससे क्रिएटिविटी का क्या ताल्लुक है। ये किया, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स पे बात की। फिर उन्होंने कहा कि सो लेट्स गेट डीपर इनटू इट। फिर उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दी, इकोनॉमी पे डिस्कशन की स्टार्ट। इकोनॉमी के बाद उन्होंने फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे डिस्कशन स्टार्ट कर दी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप समझती हो ठीक है कि नहीं ठीक। तो ये कहा, उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, आपने बाहर से पैसे लिए और लोगों को दे दिए, ये वो। उससे फिर टैक्स की डिस्कशन स्टार्ट हो गई। टैक्स के बाद उन्होंने लोग क्यों नहीं टैक्स पे कर रहे, ये डिस्कशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर मैम के पास गए, एक और मैम बैठी हुई थी। मेरा स्कोर पब्लिक एड में 77 था, तो मुझे उन्होंने सारा के सारा सिर्फ पब्लिक एड ही पूछा। और उन्होंने मेरे से पूछा भी सारा, मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजर का क्या रोल होता है, और मुझे वही ग्रुप दे दिया, ओएमजी मैनेजमेंट वाला। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, अच्छा मैनेजमेंट जब आप करते हो तो आप किस तरह कोऑपरेट करते हो, सारा का सारा ना टेक्निकल टाइप का था मेरे से। और एक ही क्वेश्चन पूछा जेंडर स्टडीज का। और उसके बाद फिर चले गए, फिर दोबारा से चेयरमैन साहब के पास चले गए। जो चेयरमैन साहब ने पूछा जनरेशन, आप किस जनरेशन से आपका ताल्लुक है। मैंने बताया मैं जेनजीज से ताल्लुक है। जेनजीज कैसे होते हैं, मिलीनियल से कैसे डिफरेंट होते हैं जेनजीज। जेनजीज जो पहले जो जनरेशन गैप था वो बहुत ज़्यादा था, अब जनरेशन गैप कम क्यों हो रहा है, उसके रीजंस पे उन्होंने पूछने की कोशिश की। चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बात की उन्होंने। और आई थिंक एक दो शायद अब मैं स्किप भी कर रही हूँ, बस ये था मेरा 30 मिनट्स का इंटरव्यू था। तो जब आप बाहर निकली तो कैसा, मतलब क्या फीलिंग थी आपकी? बाहर निकल के तो यही थी कि ठीक हो गया। मतलब सही और था। ये आपका इंटरव्यू, आप लोगों का तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ गया ना इंटरव्यू के बाद। तो ये जितना भी टाइम था, इसमें जो आपको एंग्ज़ायटी होती रही है इंटरव्यू देने के बाद से लेके रिज़ल्ट आने तक, उसको आप किस तरह देख रही थीं? क्योंकि अब आप अटेम्प्ट दे चुकी हैं, इंटरव्यू दे चुकी हैं, अब रिज़ल्ट का वेट है। तो उस वेट को कैसे आपने काटा? जी सर, ये भी बहुत मुझे लगता है कि एंग्जाइटी बहुत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है आपको। लेकिन मैं ना उस टाइम पे, उससे पहले से मैंने तहसीलदार के पेपर जीके वाला क्लियर किया हुआ था। तो मैंने ऐसे किया, मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जीके वो उनका लॉस का पेपर मैंने पढ़ा, इंग्लिश और उर्दू का किया मैंने। तहसीलदार की तरफ से ले गई। और उसके बाद मैं वो म्यूनसिपल ऑफिसर और एडीएलडीए का भी ऐसे का पेपर था, वो भी मैंने साथ साथ प्रिपेयर कर लिया। मतलब मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने कहा कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, साथ साथ ना आप बाकी चीजें भी अपनी प्रिपेयर रखो। तो ये साथ भी काम करती रही। बाकी कुछ जो बिल्कुल ही 15 दिन रह गए थे ना, उसमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी। सुबह से शाम तक सिर्फ रिजल्ट का ही वेट होता था। तो वो एंजाइटी मुझे नहीं लगता वो किसी तरीके से कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ फेज था, स्पेशली लास्ट के 15 डेज। और कुछ एक हफ्ता तो ऐसा था जिसमें रोज़ कहते थे आज रिजल्ट आ जाएगा। जब कह देते थे आज रिजल्ट आ जाएगा, बस फिर सारे काम छोड़ के मैं रिजल्ट का इंतज़ार करती थी, मोबाइल देखती रहती थी हर टाइम कि किस टाइम आएगा किस टाइम आएगा, बस यही चलता था। अच्छा, एक निम्रा कह रही हैं, पैस का कह रही हैं। अच्छा, देखो बच्चे, बात पता है क्या है? शुरू-शुरू पे ना बड़ा हमें चाह होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएँ, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में चले जाएँ, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएँ। तब इंसान थोड़ा यंगस्टर भी होता है, एनर्जी भी बड़ी होती है, तो फुर्तियाँ भी मार रहा होता है। जैसे-जैसे सर्विस बढ़ती है ना और शादी भी हो जाती है, आगे फैमिली आ जाती है, फिर वो फुर्तियाँ नहीं रहती, ठीक है? फिर वो खुद कह रहे होते हैं कि हमें सेक्रेटेरिएट पे लगा दें। हमें फ़ील्ड नहीं चाहिए, हमें सेक्रेटेरिएट में लगा दें, ठीक है? ऑफ़िस मैनेजमेंट वाले और पैस वाले, ये सेक्रेटेरिएट में सेम ही हैं। सेक्रेटेरिएट में जब आप लगते हैं, जब आप ऑफ़िस जॉब में जाते हैं, तो ओएमजी वाले भी वही काम कर रहे होते हैं और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ वाले भी वही काम कर रहे होते हैं, ठीक है? फ़र्क आता है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ की फ़ील्ड है। हाँ, ओएमजी वाले भी फ़ील्ड में जा सकते हैं। ये भी डेपुटेशन पे फ़ील्ड में जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो होता है ग्रेड 19 में जाके, 19-20 में जाके
हो जाता है। इवन के जो पुलिस सर्विसेज़ ऑफ पाकिस्तान वाले हैं, आपको पता है ये भी सेक्रेटरी लगते हैं, ठीक है? ये भी सेक्रेटरी लगते हैं। तो ये जब आप 19वें ग्रेड में पहुँच जाते हैं ना, तब आप इधर-उधर जा सकते हैं। मैंने एक हमारे सीनियर हैं यूनिवर्सिटी के, वो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज़ के हैं, डोगर साहब हैं, मुस्तफ़ा डोगर। वो पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर रहे हैं एडिशनल डीजी, ठीक है? हालाँकि वो तो आईआरएस के थे, तो पंजाब फूड अथॉरिटी में तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ वाला आना चाहिए था। ये बाद में ना हो जाता है, वो फिर बंदा इधर-उधर चला जाता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रेड्स जो 17 है ना, उसके अंदर फ़ील्ड की नहीं मिलती, बाद में जो है ना वो हो जाता है, ठीक है? यही है कि ओएमजी वाले ग्रेड 17 में जो है वो लग जाएँगे सेक्शन ऑफ़िसर, वो पीएमएस करके भी सेक्शन ऑफ़िसर लोग लगते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ करके भी सेक्शन ऑफ़िसर बनते हैं। तो सीएसएस का जो फ़ायदा होता है ना, वो पता है क्या होता है? मेन जो फ़ायदा है सीएसएस का, वो ये है कि जो आपका सर्विस स्ट्रक्चर है ना, वो सीधा-सीधा स्मूथली आपको आगे लेके जाता है। यानी आपकी प्रमोशन जो है ना, वो सीधी-सीधी होती रहती है। आप ईज़िली ग्रेड अब आयशा की एज जो है ना, वो 25-26 होगी। तो आयशा 24। ईज़िली जी, आयशा? जी सर, 24। हाँ, 24 है। तो आयशा ने जब 31 की होना है, तो आयशा ने ग्रेड जो है ना बल्कि 30 की होना है। आयशा ने 30 की होना है तो ग्रेड 18 में चले जाना है। जब इसने 36 की होना है, इसने ग्रेड 19 में 36-37 की होना है, ग्रेड 19 में इसने चले जाना है। सीएसएस का जो है ना यही मेन फ़ायदा है कि आपकी प्रमोशन जो है ना वो नहीं रुकती। वो सीधी-सीधी होती रहती है। जो बाकी होती है ना ये वन पेपर जॉब्स, इनमें 1 ग्रेड का इज़ाफ़ा होता है 10 साल के बराबर, ठीक है? यानी आप अगर लेक्चरर भर्ती भर्ती हो गए हो, तो वो द कोई 10 को साल लग जाएँगे आपको ग्रेड 18 में जाते हुए। पहले पीएमएस का भी यही मसला था कि पीएमएस के अंदर भी ग्रेड 17 से 18 में जब जाते थे ना, तो 10 साल लगते थे। अब पीएमएस के जो है ना वो 10 साल से कम हो के 8 साल हो गया है। पीएमएस का हालाँकि पीएमएस वाले की तनख्वाह जो है वो पैस वाले से 20 को हज़ार रुपया ज़्यादा है, ठीक है? पीएमएस का जो अलाउंस है ना, आई थिंक वो 20,000 रुपया ज़्यादा बन जाता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के मुकाबले में। लेकिन पीएमएस में जो मसला है वो ये है कि प्रमोशन लेट होती है, ठीक है? जहाँ पे ग्रेड 17 से 18 में 6 साल में आपने प्रमोट हो जाना है, वो पीएमएस वाले जो हैं वो 8 साल में हो रहे हैं। इसीलिए जो पीएमएस वाले होते हैं ना, वो पीएमएस को छोड़ के अभी जो शाफ़े मुझे जो सुनने में आया कि शाफ़े का भी पीएमएस हुआ था। या उससे पहले जो आदिल गोंदल थे, शायद आदिल गोंदल जी ही जी उनका सर। नाम था। तो वो भी पीएमएस थे ना, तो वो क्यों छोड़ के गए उधर? वो इसलिए छोड़ के गए कि वहाँ पे जो था होता था। फिर मेरी स्टूडेंट अलीज़ा, वो भी पीएमएस थीं, तो वो भी हालाँकि लीज़ा का तो अच्छा ही किया उन्होंने, वो पीएमएस में उनका जो था वो ऑडिट्स वाला था। तो ख़ैर ये एक दफ़ा आप सिस्टम में एंटर हो जाओ ना, आपका सीएसएस हो गया है। आप एक दफ़ा इस सिस्टम में एंटर हो जाओ, जिस तरह ये आयशा की पहली अटेम्प्ट है, ठीक है? अब आयशा अब सीटीपी के ऊपर फ़ोकस करें, एसटीपी के ऊपर फ़ोकस करें, क्योंकि जब ठीक है, अब क्या होता है, अब सीन ये होता है कि जो आपकी सीटीपी की पोज़ीशन होती है ना और जो आपकी एसटीपी की पोज़ीशन होती है, वो भी आपको सीनियॉरिटी लिस्ट में मदद करती है। जहाँ तक मेरा जो कम नॉलेज है ना, वो मेरे ख़्याल से, क्योंकि मैंने जो लिस्टें देखी थी ना एक दफ़ा, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की वेबसाइट पे आपको सीनियॉरिटी की लिस्ट मिल जाती है। तो उस सीनियॉरिटी की लिस्ट आपको ना एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसके अंदर जो प्रमोशन के होते हैं ना 3 चीज़ें होती हैं। एक कि सीएसएस के अंदर कौन-सी पोज़ीशन थी आपकी, किस डेट को किया, फिर आपकी सीटीपी वगैरह का एसटीपी वगैरह का होता है कि वो कब-कब किया। तो अगर आप सीटीपी, एसटीपी के अंदर अच्छे पोज़ीशन ले जाते हो और जो सीएसएस के टॉपर्स होते हैं वो सीटीपी, एसटीपी में ज़रूरी नहीं कि वही टॉपर बने, ठीक है? सीटीपी, एसटीपी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके करियर के लिए। तो एक दफ़ा ये आयशा की सीटीपी, एसटीपी हो जाए, हाँ, अगर आयशा की तैयारी है ये 26 वाली अटेम्प्ट देने की, दे सकती हैं तो दे लें, लेकिन ये अगर एक दफ़ा सीटीपी, एसटीपी कर लें, जो बाकी लोग भी करते हैं,
तो फिर उसके बाद जब एसटीपी से फ्री हो जाएँ, फिर ये दूसरी अपनी अटेम्प्ट दे लें। ठीक है? उसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर दूसरी अटेम्प्ट में इनका पास आ जाता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ आ जाता है, इनकी जो सर्विस होगी ना ओएमजी की, जितनी सर्विस इन्होंने ओएमजी में की है, वहाँ से इनकी पैस की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। यानी इनका 2 साल का वो सर्विस चली है, 3 साल की सर्विस चली है, वो ऐड हो जाएगी। तो इनका ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड 17 के लेक्चरर भी हैं ना, अगर आपने पीपीएससी, एफपीएससी के ज़रिए ग्रेड 17 के आप लेक्चरर भी हैं और आपका सीएसएस हो जाता है और आपने अप्लाई करते हुए थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप अप्लाई करो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करो। यानी अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेके फिर अप्लाई करो और एनओसी का वो मेंशन करो, सारा कुछ बताओ। थ्रू प्रॉपर चैनल जब आप अप्लाई करते हो, तो आपकी पिछली जितनी भी सर्विस होती है, वो काउंट हो जाती है। सिर्फ़ सीएसएस में नहीं, अगर आप पीपीएससी वगैरह में भी अप्लाई करते हो, एफपीएससी में भी अप्लाई करते हो, तो उसमें भी यही होता है। ठीक है? कि जो आपका लेकिन वो सेम ग्रेड में होता है, कि उसी सेम ग्रेड की अगर आपको जॉब और मिल रही है, तो उसके अंदर वो आपकी पिछली सर्विस भी जो है वो काउंट हो जाती है। ठीक है? तो वो काउंट हो जाती है। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए जो है ना बहुत सारे सीएसपीज़ जो हैं वो सीटीपी, एसटीपी करने के बाद वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं और उनको कोई न नुकसान भी नहीं है, क्योंकि उनकी पिछली सर्विस जो है वो काउंट हो जाएगी। तो उनकी प्रमोशन जो है वो उनकी सीनियॉरिटी जो है उस हिसाब से फिर बन जाएगी। अभी जो इनकी सीनियॉरिटी की लिस्ट बनेगी ना, आयशा आपने कुछ कहा अभी? जी जी, नहीं सर, मैंने नहीं कहा कुछ। अच्छा, अभी इनकी जो सीनियॉरिटी की लिस्ट बनेगी ना, उसमें उसमें जो इनका सीएसएस का टॉपर है ना, उसका नंबर पहले नंबर पर नहीं होगा। अब जितने भी आर्म फोर्सेस से लोग भर्ती हुए हैं ना, वो सीनियॉरिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि उनका आर्मी का, एयर फोर्स का, नेवी का एक्सपीरियंस काउंट होगा। ठीक है? हाँ, अगर इनमें से भी किसी का पहले कोई एक्सपीरियंस है ग्रेड 17 का, तो वो भी काउंट होगा। ठीक है? वो भी काउंट होगा कि इसका पहले ग्रेड 17 का इतना एक्सपीरियंस है। इतना-इतना इसका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसी तरह ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका टाई हो जाता है। कि उनके सेम-सेम मार्क्स होते हैं। फिर वो टाई ब्रेकर भी होते हैं। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है अभी कि वो टाई किस तरह ब्रेक करते हैं। ठीक है? अच्छा आयशा, जब आपकी सिलेक्शन हो गई थी तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? हाँ, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैंने अपने सबसे पहले अपने फादर को ही बताया था कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। वो भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे पिछले 10-15 दिन से। तो फीलिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग थी। ऐसे ऐसे लोगों से भी कॉल्स आई हैं जो पहले मैंने नाम भी नहीं उनका सुना था कभी कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अच्छी फीलिंग है काफ़ी। अच्छा चल रहा है, अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है दोबारा से। नहीं, अभी अभी फिर जो है ना, जब आपकी पोस्टिंग होगी ना, तो फिर वो नॉर्मल नहीं रहेगा। जी जी। अच्छा, ऐज़ अभी पूछा भी था, एक और आयशा हैं, आयशा फ़रहीन। इन्होंने पूछा था कि ऐज़ अ बिगिनर कहाँ से स्टार्ट लिया जाए? यानी आयशा, आपने अगर दोबारा ज़िंदगी में स्टार्ट लेना हो ऐज़ अ बिगिनर, तो आप किस तरह स्टार्ट लेंगी? स्टार्ट लेने के लिए सबसे जो है चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप पाकिस्तान अफेयर्स थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपको एक बेस और फाउंडेशन देता है। उसके साथ साथ आप इंग्लिश करो और आप न्यूज़पेपर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एकदम तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन आप रोज़ आधा घंटा 1 घंटा लेके बैठोगे ना जब, तो आपको एक हफ्ते बाद थोड़ी थोड़ी समझ आने लग जाएगी। तो पाकिस्तान अफेयर्स, न्यूज़पेपर, और साथ में है जी इंग्लिश, ये 3 चीज़ें स्टार्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आयशा, मुझे याद है जनवरी 2023 में आपने मेरा बैच जॉइन किया था और आपने उससे पहले भी कोई अकेडमी जॉइन की थी, और आपने जब मेरा बैच जॉइन किया था, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि एक बच्चे ने पहले अकेडमी जॉइन की हो ना, तो फिर वो जब दूसरी अकेडमी जॉइन करता है तो उसे फिर फ़र्क पता चल रहा होता है। तो आपका फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा था मेरे सेशन का?
जी सर। सर एक्सपीरियंस मैंने पहले भी मेंशन किया कि जो पाकिस्तान अफेयर्स है ना, स्पेशली हिस्ट्री का पोर्शन, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरा माइंड बहुत कंफ्यूज था कि मैं कहाँ से तैयार करूँ, कैसे तैयार करूँ। तो वो मैंने तो सिर्फ हिस्ट्री का पोर्शन आपसे ही तैयार किया है सारा का सारा। और ये है कि ड्यूरिंग जीके प्रेपरेशन भी आपकी, मुझे लगता है आप इस तरह पढ़ाते हैं, जियोग्राफी आप बहुत अच्छी पढ़ा देते हैं, पर्सनैलिटीज आप इतनी अच्छी पढ़ा देते हैं कि आपका ना पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड हो जाता है चीज़ों को देखने का। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ से नॉलेज आप इकट्ठा करते करते हो ना कहीं उसको डाल ही रहे हो। तो बाकी ये है कि जो मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी वो तब मैंने ज्वाइन की थी जब मैं बहुत अनश्योर थी कि मैंने करना है कि नहीं करना। मेरा स्कॉलरशिप वाला भी सिस्टम चल रहा था, इटली वाला भी चल रहा था। तो एकेडमी का एक्सपीरियंस तो ठीक ही था, नॉर्मल था। लेकिन जो आपके सेशन का एक्सपीरियंस था, उस सेशन ने मुझे बाकी सब्जेक्ट्स सीएसएस में और बाकी सब्जेक्ट्स और स्पेशली वन पेपर में मैंने बहुत इम्प्रूव किया है उसी तरीके से पढ़ के। तो मैं सबको यही कहूँगी कि सेशंस लें आप, बहुत अच्छे सेशंस हैं, यूज़फुल सेशंस हैं आपके। बहुत ज़्यादा चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। और आपने जब, मुझे भी याद है आपने पढ़ाया था, तो आपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये चीज़ें भी पढ़ाई थी जो कि मुझे लगता है नॉर्मल सॉरी जीके के सेशंस में कोई भी नहीं पढ़ाता। तो वो एक आप फाउंडेशन और बेस साथ साथ तैयार हो रही थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। मैं तो स्टूडेंट्स को सीएसएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा होता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं ना, तो वो क्या डिमांड कर रहे होते हैं कि जिस तरह वो बाकी एकेडमीज कर रही होती हैं कि जी पास पेपर्स करवा दें, बस एमसीक्यूज के रटे लगवा दें। तो आपके ख्याल से क्या स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज के रटे ही लगाने चाहिए या डिटेल में पढ़ना चाहिए? सर डिटेल में पढ़ना चाहिए। एमसीक्यूज के रटे, आप कितने एमसीक्यूज के रटे लगा लोगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती आप कितना को याद कर लोगे। जब आप डिटेल में एक लाइन वाइज पढ़ते हो ना, एक सिमेट्री के साथ आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करते हो, स्पेशली कंट्री वाइज से एक एक कंट्री को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करते हो, तो आपको पता चल जाता है उस कंट्री की फाउंडेशन का, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके रीसेंट करंट टॉपिक्स को भी समझने के लिए और करंट एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिटेल में पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। कोई जुगाड़ करोगे तो फिर तो नहीं निकल सकते आप लोग। तो डिटेल में पढ़ो, समझ के पढ़ो, फिर ही आप आगे निकल सकते हो। जी खतीजा, जो सीएसएस है ना वो सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसके लिए यह है कि आप जिन सोर्सेज को कंसल्ट करो वो अच्छे होने चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको, और आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको कम से कम 1.5 एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और इंग्लिश जो है ना, वो उसके लिए सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती। बाकी 10 सब्जेक्ट्स हो सकती है। इंग्लिश के लिए आपको मेंटोर चाहिए इंग्लिश का। जी आयशा, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर एम आई ऑडिबल? जी आप ऑडिबल हैं। जी सर, मैं यही कहूँगी सेल्फ स्टडी से बिल्कुल हो सकती है, ये नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़ेगी। क्योंकि एक जो एकेडमी है ना और एक मेंटोर है, आपको एक रोड मैप देता है कि आपने इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। अब मैं अगर आप सपोज एक टॉपिक ही समझ लो, आपको टॉपिक का मिलता है जो आजकल के करंट डायनामिक्स पे चल रहे हैं, ट्रम्प के आने के बाद के सारे डायनामिक्स, ट्रेड वॉर चल रही है, ठीक है। आप उसको अंधाधुन कहीं से भी तैयार कर रहे हो, तो अब आप कितना का पढ़ लोगे उसको? जो आपको टीचर है ना, वो आपको ये बताएगा कि इस टॉपिक को आपने किस किस तरह से तैयार करना है। तो एक एक टॉपिक भी आपको एक करने का तरीका पता चल जाए ना कि आपने किस तरह से करना है, फिर उस मेथड को यूज करके आप डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हो। हर सब्जेक्ट को तैयार करने का तरीकाकार डिफरेंट होता है, उसके कीवर्ड्स डिफरेंट होते हैं, उसके जार्गन्स डिफरेंट होते हैं, उसके थेरीज डिफरेंट होती हैं। वो आपको कौन बताएगा? आपको टीचर बताएगा। आप कर सकते हो खुद भी, लेकिन फिर आपको
मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपको टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आप किसी मेंटोर को ज्वाइन करते हो तो ये होता है कि आपको जो चीज़ें आपको 10 दिन में पता चलनी होती है वो आपको कोई 1 घंटे में बता देता है। तो ये एक ब्लेसिंग है जो आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। ये एक मुझे लगता है कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए इन सब टीचर्स का। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि अब हम आयशा को जो है ना मज़ीद तंग नहीं करते, काफ़ी इनका टाइम ले लिया है। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, मेरे पास है टाइम अभी। जी नमल, ऐसे प्रिपरेशन की हमने डिटेल से बात की है पहले। आपकी कोई कन्फ्यूजन है ऐसे से रिलेटेड तो वो आप पूछ लो। अच्छा, एडिशनल मटेरियल इन ऑप्शनल्स, ये एक सवाल आया था कि आप क्या समझती हैं कि किस तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत? आप अपने मार्क्स बढ़ाते हो जब आप उसमें, मैंने पहले भी बताया था, आप एग्जाम्पल्स पुट करते हो, आप केस स्टडीज डालते हो, आप चीज़ों को नए तरीके से डालते हो। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आप चीज़ों को नए तरीके से डालते हो, और अब आपने उन चीज़ों को कलेक्ट कैसे करना है, वो कलेक्ट करने का भी जब आप शुरू में बैठते हो ना करने, तो आप बहुत अननेसेसरी चीज़ें गैदर कर लेते हो। अगर आपको ये पता हो ना कि उस टॉपिक में से आना क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट है क्या, तो फिर आप सिर्फ वही करते हो जो आपको आपसे पूछा जा सकता है उस टॉपिक के बारे में। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप एक आधा अगर आप मेंटोर ज्वाइन करो तो ये एक आपको तरीकाकार बता देता है कि आपने इस टॉपिक को कैसे तैयार करना है, आपको ये पता चल जाए कैसे तैयार करना है। तो आप फिर उसका मटेरियल सर्च करते हो, फिर आप जो एडिशनल मटेरियल होता है फिर आप वो देखते हो। जैसे मैंने क्रिमिनोलॉजी में बताया कि आप केस स्टडीज डालो, रेलिवेंट केस केस स्टडीज। पब्लिक एड में बताया कि आप थेरीज डालो, गवर्नमेंट की स्कीम्स डालो, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं आप वो डालो, उनको सर्च करो, उनको पढ़ो। न्यूज़पेपर से भी मिल जाते हैं, डॉन से मिल जाते हैं, ट्रिब्यून से मिल जाते हैं, इकोनॉमिस्ट से आपको वर्ल्ड के डायनामिक्स पता चल जाते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट, जेंडर स्टडीज़ का मैंने बताया कि वो भी आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा आसानी से। और और आपने किस सब्जेक्ट का पूछना है? इन शॉर्ट, ये इंसान की पर्सनल एफर्ट होती है कि वो कितना गुड़ डालता है। जितना जी आपने जी। एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, जितना आपने अपने डिफरेंट करना है, क्योंकि बाकी बच्चे हैं उन उन सबके पास एक ही कंपनी की गाइड बुक है। एक ही किताब पकड़ के वो कर रहे हैं। अगर आपने भी वही एक ही किताब से करना है तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है? और जो भी बात करें ना, दलील से करें। यानी जब हम कहते हैं जो भी बात करें दलील से करें, वो दलील यही होता है कि रेफरेंस होना चाहिए। यानी आपकी बात जो है ना वो फैक्चुअल हो, आपकी बात जो है ना वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है? आप जब रेफरेंस देते हो ना, तो वो साबित हो जाता है कि ये बात इस बंदे ने घड़ी नहीं है, ये रियलिटी में एग्ज़िस्ट करती है। और रेफरेंस किसका दे सकते हैं? जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनका दे सकते हैं, जो अच्छे जर्नल्स हैं, अ, जो अच्छे जर्नल्स माने जाते हैं, जिस तरह द इकोनमिस्ट है, ठीक है? उनका रेफरेंस दिया जा सकता है। जो अच्छे ऑथर्स हैं, उनका रेफरेंस दिया जा सकता है। ठीक है? तो गाइड बुक्स का रेफरेंस नहीं होता। तो जो स्टेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर स्टेट से रिलेटेड कोई बात है, उसका रेफरेंस दिया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई चीज़ आई है, इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन का कोई सवाल आ गया या एजुकेशन का ऐसे आ गया, तो आप बताएँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 25 ए है, वो क्या कहता है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है? इसी तरह ही अगर ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, तो यूएन का जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, जो डिक्लेरेशन है, उसकी बात करें, ठीक है? तो रेफरेंसेस जो होते हैं ना, वो आपको खुद ही करने पड़ते हैं। अब ये जर्नल्स किधर सर्च करते हैं सर? देखो ये जब आप निकलते हो ना किसी चीज़ को खोजने के लिए, किसी चीज़ को तलाश करने के लिए, तो चीज़ें खुद ब खुद मिलती जाती हैं, ठीक है? चैट जीपीटी को बल्कि साइड पे रख दें, अगर आप स्नैपचैट के एआई को भी यूज़ करें ना,
क्योंकि मैंने मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी एक डिग्री इसके स्नैपचैट एआई से की थी। ठीक है? तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें, आप चैट जीपीटी को यूज़ करें, आपको जो भी मिलता है एआई को आप उसको यूज़ करें। अगर आप उसको एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिख के भेजोगे ना और उसे कहोगे कि भाई इसका मुझे बताओ, इसकी हेडिंग्स बना दो, इसके पॉइंट्स बताओ, वो आपको बताएगा। तो एआई जो है ना वो आपको पूरे का पूरा आंसर बताता है। ठीक है? पूरे के पूरे नोट्स आपको बना के देता है। तो जो रेफरेंसेस हैं, जो जर्नल्स वगैरह के रेफरेंस हैं वो मिल जाते हैं, यानी जब आप सर्च करोगे किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आपको मिल जाएँगे। ठीक है? अब जर्नल्स के स्पेसिफिक कोई जर्नल का मैं नाम क्या लूँ? आप जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इपरी है, ठीक है? फिर वो एक इस्लामाबाद वाला डबल आई डबल एस है, ठीक है? इपरी है, इसके अलावा और भी आपको जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मिल जाएँगे। और जो ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जर्नल्स के आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है? तो वो आपको मिल जाता है। मटीरियल जो है वो आपको मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा आयशा, एक सवाल आगे भी पूछा था एक स्टूडेंट ने कि अगर अब हम तैयारी स्टार्ट करें, यानी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, अगर अब हम तैयारी स्टार्ट करें, क्या फरवरी तक हम कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक? क्या ये 3 माह के अंदर इतनी तैयारी हो सकती है? सर मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक आंसर देना चाहती हूँ। कुछ बताते हैं जी, यूट्यूब जी। पे 3 महीने में जी, जी। सीएसएस की तैयारी करें। 2 मैं नहीं मानती। आपने आयशा आप भी कह दो मैंने 2 हफ्तों में किया। मैं इन चीजों को सर नहीं मानती। आपको 8 महीने कम से कम चाहिए उस बच्चे को जिसकी इंग्लिश अच्छी है। मैं ये कहती हूँ। जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसे 8 महीने चाहिए। जी उसको 8 महीने चाहिए। सिलेबस बहुत ज्यादा है। आपने सिलेबस को सारा का सारा कवर करना है। आप सिलेक्टिव नहीं कर सकते। पास पेपर्स करके आप पास नहीं कर सकते। रिटर्न में अच्छा स्कोर नहीं ले सकते। देखो अच्छा एक और आयशा है, उन्होंने सवाल पूछा स्मार्ट स्टडी से मुतल्लिक। ठीक है? देखें, देखो बच्चों एक बात ना अपनी अपने ना दिमाग में बिठा लें। हर इंसान का अपना एक पोटेंशियल होता है, हर इंसान के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। इस तरह आयशा की इंग्लिश अच्छी थी, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है? हो सकता है किसी और का कोई फ़लाँ सब्जेक्ट अच्छा हो, उसकी डिग्री उसमें हर बंदे का अपना-अपना एक सिनेरियो होता है। कोई मैरिड होगा, कोई जॉब होल्डर होगा, ठीक है? हर इंसान का जो है ना उसके बैरियर्स डिफरेंट हैं, ठीक है? तो अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के क्या-क्या बैरियर्स हैं, ठीक है? लोग जो हैं वो 6 माह में भी कर लेते हैं, लोग 5 माह में भी कर लेते हैं, लोग 2 साल में भी करते हैं, 4 साल में भी करते हैं। ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। वो कितनी स्पीड से चीज़ों को कवर करता है, किस डायरेक्शन में कवर कर रहा है। डायरेक्शन भी आपकी ठीक होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी डायरेक्शन ही कहीं और हो जा रही हो। अब बच्चे पता है क्या करते हैं? मेरी एक स्टूडेंट साहिबा हैं, उनको मैंने बड़ा समझाया कि आप रेलेवेंट किताबें पढ़ें, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती। उन्हें जो है ना वो किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है, इर्रेलेवेंट किताबें पढ़ने बैठ जाती हैं। यानी वो मुझसे पूछती हैं सर ये किताब मैंने पढ़ ली है, तो ये मेरे किस पेपर में काम आएगी? तो मैंने कहा कि आप ये बुक आपने पढ़ी है, ये किसी रिकमेंडेड बुक थी, किसी सब्जेक्ट की नहीं थी ना, तो आपने क्यों इसके ऊपर टाइम। तो आप जो चीज़ पढ़ो ना सही डायरेक्शन में पढ़ो, ठीक है? पास्ट पेपर्स जो होते हैं ना, उससे आप आइडिया लेते हो कि किस तरह टॉपिक्स को कवर किया जा सके, ठीक है? हाँ, लोग जस्ट पिछले 30-40 साल के पास पेपर्स करके भी पास हो जाते हैं, ये नहीं कि पास नहीं होते। लेकिन उनका जो इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज होता है, जो उनका इंटेलेक्चुअल गेस होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है। उनकी जो ग्रोथ हुई होती है जिन स्कूल्स में, जिन यूनिवर्सिटीज़ में, उनका जो एक्सपोज़र होता है, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है? अकेले पास पेपर से भी लोग कर लेते हैं। ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज कितना है, ठीक है? आप किस तरह चीज़ों को पिक करते हो, किस तरह आप एनालिसिस करते हो, चीज़ें डिफरेंट। और इस देखो सीएसएस का इन शॉर्ट मैं एक ही लाइन में सीएसएस को कंक्लूड करूँगा कि पढ़ते सारी दुनिया ही है, पढ़ते सारे ही हैं, लिखता कोई नहीं है। तो जो रिटन प्रैक्टिस कर लेता है, उसका हो जाता है। जो रिटन प्रैक्टिस नहीं करता, उसका नहीं होता। बेशक 10 साल पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और रिटन प्रैक्टिस ना करो, नहीं होगा।
ठीक है? और बेशक 6 महीने पढ़ लो या 4 महीने पढ़ लो, 2 महीने रिटन प्रैक्टिस टिका के करो, फुल टाइम रिटन प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है? कंसिस्टेंसी तो हर चीज़ में चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर आप अपनी एजुकेशन में ना दिखाते, तो फिर आप मैट्रिक भी ना कर पाते। तो वो कंसिस्टेंसी से ही आपने 1 साल के बाद दूसरी क्लास की, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, तो कंसिस्टेंट तो आपको हर काम में होना पड़ता है। ठीक है? तो सीएसएस के अंदर एक रिटन प्रैक्टिस, दूसरा कंसिस्टेंट होना। ठीक है? तो आप लोग जो है ना वो अपने आप को देखो कि आप कितना टाइम दे सकते हो। ठीक है? आप किसी और को कॉपी नहीं कर सकते। अब जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स को भी, अब आयशा इंजीनियर हैं, इनकी डिग्री टफ थी। ठीक है? तो ये अपनी डिग्री में भी ज़्यादा पढ़ते रहे हैं। मेरी एग्रीकल्चर की डिग्री थी, मैंने वन नाइट स्टडी वाली डिग्री की है। मेरी इतनी कोई मुश्किल डिग्री नहीं थी। हाँ, फील्ड वर्क मेरा टफ था, लेकिन वो याद करने वाला टफ नहीं था। तो मेरी डिग्री ने मुझे इतना वो लाइक फ़ाइक नहीं बनाया। ठीक है? जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका स्टैमिना होता है 16-16 घंटे पढ़ने का, तो वो सीएसएस में भी 16-16 घंटे पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनका स्टैमिना डेवलप होता है, उनकी डिग्री की वजह से। डॉक्टर्स इसलिए सीएसएस कर कर जाते हैं कि उनको उनको बैठ के पढ़ने का स्टैमिना होता है। इसलिए नहीं डॉक्टर्स करते कि वो बड़े लाइक-फाइक होते हैं, एमबीबीएस के किसी सब्जेक्ट का सीएसएस के साथ कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ होती है कि उन्हें बैठ के पढ़ने की आदत होती है। तो सबसे पहले जो आपके पास जो चैलेंज होता है ना, वो बैठ के पढ़ने का होता है, कि आप क्या कम से कम 8 से 10 घंटे बैठ सकते हो, एक जगह पे टिक के, ठीक है? और पढ़ सकते हो बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें, फ़ज़ूल किताबें पढ़ना बंद करें। ठीक है? आप वो किताबें पढ़ें, इस जर्नी के दौरान वो किताबें पढ़ें जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको हेल्प करें, जो आपके इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हों। ठीक है? और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो रिटन प्रैक्टिस है। जो भी पढ़ें, उसे लिखें। जो पढ़ो, उसे लिखो। और वो लिखने का आइडिया आपको पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करके हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो है ना, ये हर बंदे का अपना-अपना हिसाब होता है। हमें अपनी ज़ात का खुद एनालिसिस करना पड़ता है कि मैं कहाँ-कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मुझे अपने किन-किन डिपार्टमेंट्स में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आई होप कि आयशा, आपके सवाल का जवाब जो है ना वो दे दिया होगा मैंने। सर मैं भी पढ़ लेती हूँ इतनी देर, लेकिन मैं बहुत स्लो हूँ चीज़ों को समझने में, मुझे थोड़ा टाइम। हाँ, तो आपको टाइम अगर लगता भी है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है? अगर आप स्लो लर्नर हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको समझ तो आ जाती है ना, तो समझ आ जाना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। और किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें, फिर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। ओके जी। अभी जो लोग कह रहे थे ना कि अभी से तैयारी करने का, मैं ये 1 मिनट की बात करना चाहूँगा कि जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें नहीं आइडिया। सबसे पहले तो आप लोग जो है ना, वो सिलेबस पकड़ो। किसी भी इम्तिहान को करते हैं ना, उसका सबसे पहले सिलेबस लें आप। सिलेबस डाउनलोड कर लें, वेबसाइट के मैंने सिलेबस आगे ओपन भी किया हुआ था। सबसे पहले आप सिलेबस देखें, उसके बाद पास्ट पेपर्स देखें और पास्ट पेपर से एनालिसिस करें कि सवाल आते किस तरह हैं। एग्ज़ामिनर पिछले 30 सालों में किन-किन टॉपिक से दे रहा है, ठीक है? और किस तरह देता है। किसी टॉपिक को कवर करना है तो किस तरह कवर करना है, वो आपको पास्ट पेपर बताता है। फिर हर सब्जेक्ट की एक रिकमेंडेड बुक, कम से कम एक रिकमेंडेड बुक लें और एक सब्जेक्ट की गाइड बुक लें। ठीक है? गाइड बुक और रिकमेंडेड बुक का जो कॉम्बो होगा, वो आपको बताएगा। प्लस इंटरनेट का आपने इस्तेमाल करना है। यूट्यूब बहुत अच्छा टीचर है। चैट, ये जो एआई है, ये बहुत अच्छा टीचर है। ठीक है? आप बेशक कोई अकेडमी ना रखें, आप इंटरनेट को इस्तेमाल करें। हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है? तो आप लोग सबसे पहले तो ये हिम्मत करें कि आपने सिलेबस पढ़ना है। ठीक है? जो-जो सब्जेक्ट्स आपने रखने हैं, उसका सिलेबस पढ़ना है। और बाकी ये मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, किसी को अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करने में कोई इश्यू आए,
या स्टार्ट लेने में कोई इशू आए तो व्हाट्सएप के ऊपर बाद में कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है? तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच आयशा, आपने अपना टाइम दिया और बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपके साथ और मुझे भी बहुत कुछ जो है वो आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच आयशा। हाँ, आयशा आप एंड पे जो यूथ है ये सारे यंगस्टर हैं, बच्चे हैं अभी सारे के सारे 22-22, 23-23 साल के, तो आप इनको कोई मैसेज देना चाहें, मतलब आप कोई भी मैसेज इन्हें कोई नसीहत करना चाहें या कोई भी मैसेज देना चाहें तो वो आप काइंडली दे सकती हैं। सर मैं इनको यही कहना, पहले तो बात वेलकम, जो जिसने भी चैट में लिखा है, थैंक यू। और दूसरी बात यह है कि मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो ग्रेजुएशन के बाद आपका टाइम होता है ना, ये आपका एक, आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करता है कि आप किस डोमेन में जाते हो और आप कितनी एफर्ट डालते हो। अगर आप इसमें 3 से 4 साल ही होते हैं सबके पास, ग्रेजुएशन के बाद मैक्स 3 या 4 साल होते हैं। अगर आप इसको डट के लगा दो ना, एक चीज़ के ऊपर एक चीज़ का इरादा कर लो और उस पर डट के लगा दो, तो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलता है। और अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हासिल करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि यही चीज़ आपके फ्यूचर और आपके पेरेंट्स का फ्यूचर और आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स का फ्यूचर डिसाइड करती है। और मेहनत करो, बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच आयशा अगेन, और स्टूडेंट्स का भी बहुत अच्छा फीडबैक आया। जी जी, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड कि इतना अच्छा फीडबैक है। चलो मैं खुद जब प्रिपेयर कर रही थी तो मैं भी ये चाहती होती थी कि जो रिसेंटली अभी एलोकेट हुए हैं उनसे बात हो, क्योंकि उनको थोड़ी डायनामिक्स बाकियों से ज़्यादा पता होती है। तो मेरा ये सेशन लेने का भी यही मकसद था कि चलो किसी को भी अगर फ़ायदा हो तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ओके एवरीवन, आज के सेशन को जो है वो मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।